हम लोग जब पढ़ते थे तो मैम एक चैप्टर नहीं पढ़ाती थी, बोलती थी अपने नहीं, से पढ़ना। हम यहाँ वो सारे चैप्टर पढ़ाते हैं, वो भी इसका पार्ट है बिल्कुल। आज बायो की क्लास लगने वाली है। उसको पढ़ाने के लिए हमारे सामने एक मैडम है। उनके नाम के पीछे की कहानी क्या है, बहुत यूनिक नेम है, सीप। हाँ। जैसे ऑनलाइन क्लास में बच्चे बदमाशी करते हैं, कमेंट करते हैं, किसी ने गाना बजा दिया, किसी ने कुछ आके तारीफ कर दी, मैम आज तो बहुत सुंदर लग रही हैं आप। ऐसा होता है। आज अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे, लकीली विद गॉड ग्रेस बच्चे बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, एंड वो धारणा भी जो है कि हाँ आप चले जाइए से होगी, अब आप ही पढ़ाइए। एम्स अच्छा इसीलिए वन बिकॉज सबसे पुराना है, प्रेस्टिजियस है, और अगर आप फीस भी देखेंगे ना एम्स की, आप हैरान हो जाएंगे सुन के। आप बताइए कितनी होती होगी? एम्स की, एम्स में तो मुझे पता है, एम्स में तो आपके 5 साल में 1 लाख रुपए भी नहीं खर्च होंगे। 1 लाख 5,000 से 15,000 के बीच में कोर्स है पूरा। तो ह्यूमन बॉडी के बारे में भी पढ़ाते हाँ हैं। जी, ह्यूमन बॉडी का भी बेसिक्स पढ़ा देते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर कौन से होते हैं? तो एक डॉक्टर बनने के लिए कितना पढ़ना होता है? आप बस इसका अंदाजा कंपटीशन से लगा सकते हैं। इस साल की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 22 लाख बच्चे रजिस्टर्ड हैं नीट के लिए। कितने अपीयर करें वो डेटा भी बाद में आएगा। आपका मैं एम्स एक में ब्लॉग है देख रहा था, आप एम्स गई हुई थी। हाँ जी, अभी मेरा स्टूडेंट अर्पित नारंग के साथ। हाँ। एक्चुअली बच्चों के लिए ना बहुत मोटिवेशन है ये। लेबर पेन के बारे में जैसे हमने सुना है कि 206 हड्डियों के टूटने जितना दर्द होता है, ऐसा होता है कि पता है लोगों को कि प्रेगनेंसी में पीरियड्स नहीं आते, Yes. लेकिन क्यों नहीं आते ये नहीं पता हाँ होता। जी। क्या वजह होती है? क्या ऐसा कोई ऐसा होता है क्या कि फिक्स डेट होती है, या फिर प्रेग्नेंट होने के आसपास का कोई ऐसा टाइम होता है, ऐसा कुछ होता है क्या? यस। कोई लड़की अगर उसको दर्द है तो उसको किस तरीके का बिहेवियर करना चाहिए? सबसे पहले तो उसको अजीब ना फील कराए। ज्यादा बच्चे का किसके ऊपर जाना तय होता है, कि मम्मी के ऊपर ज्यादा जाएंगे या पापा के ऊपर ज्यादा जाएंगे? 50-50 होता है। कि लड़का होगा या लड़की होगी? हाँ जी, ये डिपेंड करता है पापा पे। आने वाले टाइम में तुम्हारे माँ बाप तुमसे ये कहें कि मेरा बेटा तो लाखों में एक है, तो वो साइंटिफिकली सही है। सही बात है, बिल्कुल लाखों में एक है। लाखों में एक है कि वो साइंटिफिकली सही है। मतलब आप बताइए ना कि मिलियंस में होते हैं। हाँ जी। आज बायो की क्लास लगने वाली, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास, और वो सारे चैप्टर जानेंगे, वो सारे चैप्टर पढ़ेंगे जो हमारे स्कूल में मैडम ये कह देती हैं कि खुद से पढ़ लेना। लेकिन आज उसको पढ़ाने के लिए हमारे सामने एक मैडम है जो सब कुछ बताएंगी, जो टैबू माना जाता है, जिसे इग्नोर कर दिया जाता है, जो हमारे आसपास हो रहा होता है, खास करके वो जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है। वो नीट पढ़ाती हैं, नीट के बच्चों को पढ़ाती हैं। वो उनके पढ़ाए हुए बच्चे डॉक्टर्स बनते हैं, उनके पढ़ाए हुए बच्चे एम्स में जाते हैं और बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही चर्चित है। और सबसे अच्छी बात यह कि वो सिर्फ बच्चों को पढ़ाती नहीं, बल्कि पेरेंट्स से ये भी अपील करती हैं कि थोड़ा सा प्रेशर बच्चों पर कम रखिएगा, बच्चों पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। न्यूज पिंच की पॉडकास्ट सीरीज, जिसको हम टेबल टॉक नाम देते हैं। आज हमारे इस सेटअप में टेबल नहीं है, लेकिन टॉक तो है, और टॉक करने के लिए हमारे सामने सी पाहुजा मैम है, जो कि फेमस एजुकेटर हैं, अनअकैडमी से जुड़ी हुई हैं, यूट्यूब पे पढ़ाती हैं और बहुत ही पॉपुलर है। सी पाहुजा मैम से, मैम स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच अभिनव जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। हाउस योर जीवन, कैसा चल रहा है? 11 साल से इन्हीं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। हर साल बहुत सारे डॉक्टर्स को एक गाइडेंस दी है कि वो अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुँच पाएँ, एंड पूरा साल इसी चीज़ में निकल जाता है हमारा। तो नीट में अगर थोड़ा बहुत पानी मिल जाए तो कैसा हो जाएगा? देखिए, हम NEET उसके बारे में उस बात वाली कर नीट रहे की हैं। बात। हाँ जी। ओके ओके। हाँ। क्या होता है वो नीट, क्या होता है? देखिए, दिस इज जो आपके दर्शक हैं जो नहीं जानते, इसके बारे में बताऊं। दिस इज नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम। अगर 10वीं के बाद कोई भी बच्चा डिसाइड करता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसे 11th-12th में मेडिकल रखना पड़ता है, एंड 12th के बाद उसको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है नीट, एंड इसके द्वारा ही ऑल ओवर इंडिया में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर MBBS, BDS, BAMS इनमें एडमिशन मिल पाता है। तो ये क्वालिफाई करना, इसमें अपीयर होना, इसकी कट ऑफ क्रैक करना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो डॉक्टर बनने के लिए आप 12th में पहले बायो ले लो। यस, 11th-12th में आपको PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद 12th के तुरंत बाद, जैसे 12th के एग्ज़ाम जनरली मार्च में हो जाते हैं, तो मई के फर्स्ट संडे तकरीबन हमारा पेपर हो जाता है, एंड उसमें जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो लोग MBBS आगे कर सकते हैं। वो उसके बाद एक नीट जो पेपर होता है उसको पास करना होता है। ये बेसिक जानकारी, ये लगभग सबको पता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और छोटे छोटे बच्चों को, मैं भी कोटा गया था बीच में, इतने सारे बच्चे हैं, हर के चश्मे लग गए हैं, मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं। कितना पढ़ते हैं? एक डॉक्टर बनने के लिए कितना पढ़ना होता है?
आप बस इसका अंदाज़ा कंपटीशन से लगा सकते हैं। इस साल की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 22 लाख बच्चे रजिस्टर्ड हैं नीट के लिए। कितने अपीयर करें वो डेटा भी बाद में आएगा, बट 22 लाख में से एमबीबीएस करने का चांस सिर्फ तकरीबन 1,25,000 बच्चों को मिलता है। तो कंपटीशन बहुत हाई है, बहुत मेहनत लगती है। आप 2 साल की बात कर रहे हैं, कुछ बच्चे तो अपनी 8th 9th क्लास से ही प्रिपरेशन चालू कर देते हैं। 5 साल पंचवर्षीय योजना चल रही होती है नीट के लिए। बट येस, अगर हम तरीके से 2 साल भी इसको डेडिकेट करेंगे या 1 साल भी बहुत बच्चे अच्छे से मेहनत करेंगे तो वो इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। नहीं, वो तो बच्चे के टैलेंट के ऊपर है। बिल्कुल। खैर, मैं पढ़ाई पे आऊँ, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। आप जी। कब से टीचर बनी और आप कब से पढ़ाना शुरू किया? आपका मैं देखता हूँ रील्स में बहुत वायरल होती रहती हैं, क्या है? देखिए, अगर मैं अपने बारे में बताऊं, मैं बहुत छोटे शहर से बिलोंग करती हूँ। पंजाब में एक पता नहीं सुना होगा या नहीं, अबोहर नाम का शहर है जो कि पाकिस्तान बॉर्डर पर सिचुएटेड है। वहीं पर मेरी फैमिली बेस्ड है, वहीं से मेरी सारी स्कूलिंग हुई एंड मैंने भी मेडिकल ही रखा था। एंड यूजुअली जब बच्चा मेडिकल रखता है तो लोग सोचते हैं कि शायद इसने भी डॉक्टर बनना होगा, बट मेरे परिवार में कोई और डॉक्टर था नहीं पहले। मेरे पेरेंट्स बिजनेस बैकग्राउंड से है, तो उन्होंने भी इतना ध्यान नहीं दिया कि बच्ची को थोड़ा हम कोचिंग के लिए भेजें। थोड़ा सा प्रोटेक्टिव माहौल होता है एक छोटे शहर में, तो उन्होंने मुझे मेरी 11th-12th में बाहर नहीं भेजा था। इस वजह से मैंने वहीं रहकर तैयारी की। तो एग्ज़ाम तो नहीं, बट मैंने उसके बाद बीएससी करी, एमएससी करी। उसके बाद भी क्लूलेस थे कि क्या करेंगे, तब सोचा नहीं था कि हम टीचर बन जाएंगे। बाय चांस हमारे यूनिवर्सिटी में आकाश इंस्टीट्यूट नाम का एक बहुत फेमस ऑफलाइन एंड ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, वो लोग आए कैंपस प्लेसमेंट के लिए, तो वहाँ सिलेक्शन हो गया। तो सोचा कि अभी कुछ और तो समझ नहीं आ रहा है, पीएचडी के लिए भी टाइम है, तो ऐसा करते हैं इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो वहीं से 2015 में मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। मैंने आकाश में 5 साल काम किया है। फिर कोविड आया, कोविड के बाद आई शिफ्टेड टू ऑनलाइन। ऑनलाइन मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया है एंड आज मैं अभी अगले ही महीने 6 साल पूरे करूँगी अनअकैडमी के साथ। तब से मैं ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रही हूँ। अभी अनअकैडमी में पढ़ाती हैं आप? हाँ जी। कैसा चल रहा है वहाँ पे? बहुत अच्छा चल रहा है। एक जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी, देखिए बच्चे तो हर जगह अच्छे होते ही हैं, लेकिन जब आप ऑफ़लाइन में काम करते हैं तो आपका एक दायरा बहुत लिमिटेड होता है। आपकी क्लास में 40-50, 100-200 इससे ज़्यादा बच्चा नहीं बैठ सकता। बट जब आप ऑनलाइन में काम करते हैं तो इट्स अनलिमिटेड। आपकी क्लास में 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख इतने बच्चे ही बैठते हैं। तो जब आपके सेशंस के खुद प्यार करने वाले, देखने वाले मिलियंस ऑफ लोग हैं, तो आपको बहुत खुद पे भी अच्छा लगता है कि हाँ, मैं कुछ पर्पसफुल लाइफ़ में कर पा रही हूँ। नहीं, तो जैसे आप यहाँ पे पहले आप अबोहर रहती थी बचपन से? हाँ जी, हाँ जी। एकदम वो पिंड में और ये वो टाइप से हाँ पूरा जी, माहौल हुआ वो होगा। हाँ बट जी। आपके नाम के पीछे की कहानी क्या है? बहुत यूनिक नेम है, सीप। हाँ, ये मैंने भी बहुत कम लोगों का नाम सुना है ये। हाँ, ये एक्चुअली हिंदी वर्ड है। इसका मतलब होता है सिपियाँ। आपने सुना होगा जो समुद्र में मिलती हैं, हाँ, जिसमें मोती बनता है। तो ये हाँ। मेरे पापा ने मेरा नाम रखा है एंड शायद ये नाम मेरे प्रोफेशन से भी रिलेटेड है, क्योंकि बच्चे हमारे मोती हैं, हम उन्हीं को ही गाइड कर रहे हैं, उन्हीं को ही बना रहे हैं, है ना? क्या तो बात है। सिपिया समथिंग जिसमें मोती बनता है, ऑयस्टर। कैसा था आपका चाइल्डहुड, कैसा रहा? चाइल्डहुड अच्छा था। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत स्ट्रगल रहा। मेरे पेरेंट्स ने जो उनसे बन पाया उन्होंने हमारे लिए किया, सारे रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करे। बस ये हाँ, कि उस समय हमारे पास ऑनलाइन नहीं होता था एंड उस समय माहौल भी ऐसा था कि हमें बाहर इजीली नहीं भेजा जाता। लड़कियों को इतना प्रोटेक्टिव रखा जाता था कि आप बाहर कोचिंग के लिए नहीं जाएंगे, तो जितना आपके शहर में अवेलेबल है उन्हीं से आप मैनेज करें। तो वहीं पे रह के ही जितना 11th-12th में कर पाए उतना करा एंड देन एक नॉर्मल बीएससी, मैं जेनेटिक्स से पास आउट हूँ, जेनेटिक्स ऑनर्स करा हुआ मैंने, बीएससी में भी, एमएससी में भी, एंड देन उसके बाद अपनी टीचिंग की जर्नी शुरू हुई। बट टीचिंग एज अ करियर चुनना भी बड़ा ये ना, पहले तो ये होता था ना यार, टीचर को तो बड़ी हे निगाह से देखा जाता था ना कि ये कुछ नहीं कर पाए तो टीचर बन गए। सही मतलब बात है, गलत मैं बिल्कुल कह आप रहा हूँ? नहीं नहीं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आज जब टीचर सेलिब्रिटीज हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं कहता हूँ कि टीचर का सेलिब्रिटी होना बहुत ज़रूरी है। ये बाकी तमाम प्रोफेशन के लोग हैं, तो टीचर है तो क्या दिक्कत है? बट पहले तो टीचर को इस तरीके से, अच्छा बेचारे मास्टर साहब जा रहे हैं या कोई लड़का कुछ नहीं कर पाया तो क्या करते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं बच्चों को, ट्यूशन देते हैं। एक वो हीन भावना से देखता था बिल्कुल, समाज। पहले इतनी रिस्पेक्ट नहीं थी इस प्रोफेशन में। जो सच में आप सही कह रहे हो, जो कुछ नहीं कर पाए, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाए, वो लोग टीचिंग में उतर आते थे। लेकिन आज समय चेंज हो चुका है एंड जब मैंने भी ज्वाइन किया था, ये सोच के नहीं किया था कि मुझे टीचर बनना है। उस समय कोई ऑप्शन ही नहीं था। 2 कंपनीज आई, मतलब एमएससी के बाद आपके पास क्या ही प्लेसमेंट होगा। जनरली प्लेसमेंट बीटेक वालों का होता है या जो प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं उनका होता है। तो एक कॉल सेंटर की आईबीएम आई थी और एक आकाश आई थी। मैंने अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया, उनको टीचिंग थोड़ा रिस्पेक्टेबल लगता था, तो लेट्स ट्राई दिस। लगता है कि ये छोटी किताबें, आप एमएससी हो और आप पढ़ा रहे हो 11th-12th को, ये छोटी छोटी किताबें तो हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन जब आप एक क्लासरूम में उतरते हैं, वो 40-50 बच्चे जब आपको देख रहे होते हैं और उनकी इतनी क्यूरियोसिटी, इतने डाउट्स, तब जो डर लगता है, मैं आपको फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस बताऊं, बहुत टफ था। जबकि बहुत
सब्जेक्ट वाइज इट इज सिंपल, हमें सब्जेक्ट आता है, लेकिन उसकी डिलीवरी ये सब कैसे करना है, एंड बच्चा जो है आपसे कुछ भी पूछ सकता है एंड यू हैव टू बी रेडी विद द आंसर। तो पहला 1 साल 2 साल बहुत मेहनत लगी, पूरे कंटेंट को सीखा, अच्छे से लर्न किया, कैसे पढ़ाते हैं, कैसे डाउट्स क्लियर करते हैं, ये सब आया। फिर धीरे धीरे जब आप रिजल्ट देखने लगते हो ना कि बच्चे का सिलेक्शन हो गया एंड बच्चा भी आपको थैंक यू बोल रहा है, एंड बहुत बारी माँ बाप भी उनके आके आपको थैंक यू बोल रहे हैं कि आपकी वजह से हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इनको मेडिकल कॉलेज मिल गया है। तब लगता है कि हाँ, शायद लाइफ में कभी कुछ अच्छा किया होगा कि खुद से एक ऐसा डिसीजन बन गया जो आपकी लाइफ को एक पर्पस अभी आकर दे रहा है। बट इससे मेरे बच्चे जैसे बच्चे भी तो होते होंगे जो बदमाश है, जिनको पढ़ना नहीं है, बस क्लास का हाँ, टाइम खराब करना है। हाँ। तो पूछ रहे सर, ये मैम ये छिपकली दीवार से क्यों चिपकी रहती है, ये नीचे क्यों नहीं गिरती है? ऐसे बच्चों को बोलती हूँ आप क्लास अटेंड करिए लेकिन खड़े होके करिए, और ये मैं ऑनलाइन में भी बोल देती हूँ एंड आप मानेंगे नहीं, ऑनलाइन क्लास में बच्चे फॉलो करते हैं। मुझे 5-10 मिनट बाद बोलेंगे मैम मैं अभी भी खड़ा हूँ, बैठ जाऊँ। सोचो। अच्छा, हाँ जी। क्या बात है। और ऑनलाइन बच्चे तो फिर बहुत बदमाशी भी करते होंगे। हाँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन थोड़ा डिफरेंट। ऑफलाइन में बच्चों को खौफ रहता है कि सामने टीचर खड़ा है, इसके सामने ओपनली तो कुछ नहीं बोल सकते, नीचे नीचे धीमे 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 अपने दोस्तों के साथ लगे रहेंगे। ऑनलाइन में फेसलेस है, हम उनको नहीं देख पा रहे हैं, तो कुछ भी लिखते हैं। आपको मैं अपनी फर्स्ट ऑनलाइन क्लास का भी अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो वो भी बहुत अच्छा नहीं था। एक्चुअली जब मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया था तो ऑलरेडी यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध बायो के एजुकेटर पढ़ा रहे थे, वो किसी वजह से चले गए, तो मुझे स्पेस मिला। तो बच्चा जब एक टीचर से प्यार करने लग जाता है तो वो इजीली छोड़ता नहीं है ना। तो जब मैंने ज्वाइन किया बच्चे मुझे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं थे। उस समय अगर आप YouTube देखेंगे आज से 6 साल पहले, तो वहाँ डिसलाइक का बटन होता था, मतलब नंबर दिखते थे आपको डिसलाइक के, आज नहीं दिखते हैं, आज आपको लाइक्स के नंबर दिखते हैं। तो मेरी पहली क्लास में नंबर ऑफ डिसलाइक्स वर वे हायर देन लाइक्स, बहुत ज़्यादा डिसलाइक हो गए थे। मैंने कहा 5 साल 6 साल पढ़ा के आ रही हूँ, ये बच्चे मुझे डिसलाइक कैसे कर सकते हैं? ठीक है तुम्हें नहीं आ रहा बट डिसलाइक का बटन। तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हुआ, बट फिर भी मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, बच्चे का मन बदलने में हो सकता है समय लगे। तो मैं बस अपना काम करती गई, मैंने देखना ही छोड़ दिया कि क्या नंबर है लाइक का, क्या डिसलाइक का, क्या कमेंट। आपने जो सीखा है वो आप पढ़ाते जाइए। एंड आज अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे, लकीली विद गॉड ग्रेस बच्चे बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, एंड वो धारणा भी जो है कि हाँ आप चले जाइए से होगी, अब आप ही पढ़ाइए। क्या होता है ना कि आदमी चाहे उसके आसपास जो भी चीज़ें होती है उसको बदलने से बड़ा डरता है। जब हमारे पास नोकिया का फ़ोन होता हाँ था, जी, आप सोचिए कि नोकिया जब जा रहा था तब भी लोग नोकिया को ही लेते थे कि नोकिया। बिल्कुल। हाँ जी। फिर वो धीरे 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 फिर हाँ, उसके बाद नोकिया ऐसा नोकिया हो हाँ, जाता है, हाँ, फिर कोई नहीं पूछता है। हाँ। ये बात तो होती। बट ये तो बताओ, जैसे ऑनलाइन क्लास में बच्चे बदमाशी करते हैं, कमेंट करते हैं, किसी ने गाना बजा दिया, किसी ने कुछ आके तारीफ कर दी, मैम आज तो बहुत सुंदर लग रही हैं आप, ऐसा होता है? ये सब तो चलता रहता है क्लास में। क्लास में देखो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है ऑनलाइन की कि बच्चा फ्रैंक है, जो बातें वो ऑफलाइन टीचर से खुल के नहीं बोल पाता वो हमसे बोल लेता है। कुछ कुछ गलत भी बोल जाएंगे, ठीक है, उनको माफ़ी है, वो उनकी उम्र है ये बोलने की। बट यहाँ पर और ओपन डिस्कशन होता है, बच्चा टीचर को एज अ फ्रेंड कंसिडर करता है, शायद तभी वो हमसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है इन क्लासरूम्स में। और सबसे ज़्यादा किस टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं बच्चा जब पढ़ाती हैं आप? नीट बहुत लंबा कोर्स होता होगा। देखिए 11th-12th तो 2 साल की है, नीट का एग्ज़ाम उसके साथ भी आप क्रैक कर सकते हैं, बहुत बच्चे 12वीं के साथ ही क्रैक कर लेते हैं। लेकिन बहुत बच्चे 12वीं के साथ मैनेज नहीं कर पाते क्योंकि उनके 12th में बोर्ड्स भी हैं, स्कूल भी जाना है, प्रैक्टिकल्स भी हैं, तो उन बच्चों को ड्रॉप लेना पड़ता है। 1 साल सब छोड़ के सिर्फ नीट की तैयारी करनी पड़ती है। बहुत बच्चे फर्स्ट ड्रॉप में निकाल लेते हैं, कईयों का नहीं हो पाता, मेहनत करते हैं बट नहीं हो पाया क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत हाई है, फिर उनको सेकेंड ड्रॉप भी लेना पड़ता है। तो पहले तो आपको 1-2 ड्रॉप लेके वो 1-2 साल एक्स्ट्रा हुए, फिर जब आप MBBS आपको मिल जाएगी तब बहुत लंबी जर्नी है। तभी मैं बोलती हूँ कि डॉक्टर अगर बनना है तो बहुत सोच कर बनिए, क्योंकि नीट तो चलो आपने क्रैक कर लिया बट उसके आगे आपके पास तकरीबन 10 साल और लग जाएंगे। 5.5 साल की आपकी MBBS है, उसके बाद आपको नीट PG क्रैक करना पड़ेगा, फिर 3 साल की आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, उसके बाद भी सुपर स्पेशलिटी करनी पड़ती है 3 साल की, तब जाकर आप एक फुल फ्लेजेड डॉक्टर बनते हैं। मैं तो आपसे, क्योंकि अगर मैं किसी डॉक्टर के पास हाँ, जा रहा हूँ, मान लीजिए कि किसी जनरल फिजिशियन के पास जा हाँ रहा हूँ, जी, उसके नाम के आगे MD लिखा हुआ है, यस, मैं इसलिए जाता हूँ कि मुझे डॉक्टर पसंद है, हाँ वो जी, इलाज कर देते हाँ हैं। जी। लेकिन अगर एज ए क्वालिफिकेशन मैं उनकी देखूँ कि उस MD डॉक्टर की पढ़ाई के नज़रिए से देखूँ तो कितनी पढ़ाई की होती है उसने? उसने 5.5 साल MBBS के लिए लगाया होगा, उसके बाद ड्रॉप या बिना ड्रॉप वो मैं नहीं जानती हूँ, डॉक्टर पे डिपेंड करता है। 3 साल मिनिमम उसने MD पर लगाया होगा, एंड उसके बाद भी आप DM पढ़ते होंगे, कुछ MD के आगे DM भी लिखा होता है, हाँ तो हाँ 3 हाँ। साल और, तो आप गिन लीजिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
10 से 11 साल लग जाएंगे आपको एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बनने में। इतनी पढ़ाई की बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत। तो सिर्फ नीट का एग्जाम नहीं है, बहुत सोच समझ के जाना पड़ता है। अगर आप उतने पैशनेट हैं इसके लिए कि सच में यार मुझे यही करना है, तो ही आप करें। क्योंकि आपके जो कॉलीग्स हैं जो बीटेक कर रहे हैं या उन्होंने बीकॉम कर ली, वो तो कमाना शुरू कर देंगे एक 2-3 साल के बाद ही। हाँ। लेकिन आपकी जो रियल अर्निंग है, वैसे तो एमबीबीएस के बाद भी अच्छी अर्निंग होती है, बट अगर आप स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 9-10 साल तो लग जाते हैं। बट एक बार डॉक्टर बन गए तो फिर हाँ। धर के कचर देते हैं हाँ। पैसा। हाँ, ये तो है। डॉक्टर तो डिजर्व करते हैं वो। डॉक्टर तो फिर हाँ अपना जी। अस्पताल बना हाँ लिए, कुछ जी। कर लिए, तो हाँ, बहुत फिर ही कोई कर- लिमिट ही नहीं है। और फिर वो कितने भी साल तक का, उनकी कोई रिटायरमेंट थोड़ा है, ऐसा थोड़ा 60 साल तक ही करना है, जब तक उनका शरीर साथ दे। मैं तो जानता हूँ ऐसे डॉक्टर को जो 80-80 साल के हैं और हाँ, प्रैक्टिस कर रहे हैं वो, बिल्कुल। हाँ और जी। उनके पास जाते हैं उनके लोग। हाँ जी। बट एक बात बताओ मैम, जैसे 12th का बच्चा जो अभी आपको देख रहा होगा, उसको एक्चुअल में जो ये नीट की एक अंधी सी दौड़ चल पड़ी है ना, जिसमें उसको रहता है कि डॉक्टर नहीं बने तो लोग क्या कहेंगे, अगर नीट नहीं क्वालिफाई कर पाए मेरे साथ के आसपास के लोग चले जाएंगे। फिर उसको होता है कि कोटा चले जाएं, ऑफलाइन कोचिंग कर लें, फिर होता है कि नहीं ऑनलाइन पढ़ लो। इतने सारे झंझातों के बीच बच्चों को क्या करना चाहिए? बच्चों को पहले तो अपने आप से सवाल करना चाहिए कि वो डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं। आजकल मैं देख रही हूँ बहुत सारे बच्चे तो इसलिए डॉक्टर बनना चाहते हैं, माँ बाप ने बोला है, पेरेंट्स डॉक्टर है तो हम भी बनेंगे। पहले होता था ऐसा कि जिसके पेरेंट्स डॉक्टर हैं उनका एक सेटअप होता है, वो भी चाहेंगे कि उनके बच्चे भी क्या बन जाए, डॉक्टर बन जाए। लेकिन अब ऐसा सिनेरियो इतना नहीं है। अब आपको अपने आप से पूछना है, क्योंकि देखो जर्नी तुमने जीनी है। तुम नीट क्रैक माँ बाप के कहने पे कर भी लोगे, तुम 5 साल की एमबीबीएस, उसके बाद एमडी डीएम कैसे कर पाओगे? आपको सर्वाइव भी तो करना है इतने अगले 10 साल। तो बच्चे को पहले खुद से सोचना है कि यार वो क्या करना चाहता है ज़िंदगी में, क्योंकि ऑप्शंस पहले लिमिटेड थे, अब नहीं है। पहले बच्चे के पास कोचिंग भी लिमिटेड होती थी। आप सोचिए हमारा समय कोई ऑनलाइन नहीं था। हमें अगर डॉक्टर बनना है तो कोटा, दिल्ली, पटना, यहीं सब जाना पड़ेगा। आप अपने शहर में रह के बहुत मुश्किल है आपको ऐसी गाइडेंस मिलना। लेकिन आज बच्चा घर बैठे अपने मोबाइल से, आप एक मोबाइल 200 रुपये का पैक डलेगा, 200-250 रुपये का, आप बस उतनी सी अमाउंट से सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से करें ना, तो भी आप अपने ड्रीम्स को, डॉक्टर बनने के ड्रीम को पूरा कर सकते हो। तो अब बच्चे को खुद सोचना है कि यार मुझे क्या करना है। प्रेशर में आके आप एक एग्जाम क्रैक कर लोगे, लेकिन बहुत लंबा नहीं जी पाओगे उसके साथ। अब जैसे जो लोग आपसे पढ़ते हैं, हाँ आपको जी। मैं देखता हूँ बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं। क्या 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 मेन क्या क्या पढ़ाते हो आप? मतलब बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी दोनों पढ़ाते हो आप? हाँ जी, हाँ जी। बायो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं नीट एग्जाम में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। मैं बायो पढ़ाती हूँ। बायो की अगर वेटेज की बात करें तो नीट का पेपर 720 नंबर का होता है। उसमें से 50% 360 मार्क्स जो होते हैं वो बायो के ही होते हैं। और बायो में बॉटनी और जोलॉजी। बॉटनी इज अ स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड जोलॉजी हमारा एनिमल्स का स्टडी है ना। तो दोनों चीज़ें मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को, 360 नंबरों के लिए प्रिपेयर कराती हूँ। तो ह्यूमन बॉडी के बारे में भी पढ़ाते हाँ हो? जी, ह्यूमन बॉडी का भी बेसिक्स पढ़ा देते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर कौन से होते हैं? सबसे पहले तो जो आपने खाना खाया वो डाइजेस्ट कैसे हुआ, डाइजेशन। हाँ। फिर जो खाना खाया क्यों खाया, क्योंकि उस खाने से हमको एनर्जी चाहिए थी, वो आ जाता है आपका रेस्पिरेशन में। फिर वो खाना तुमने खाया तो यहाँ गया तो तुम्हारी आंतों में, इंटेस्टाइन में, हाथों तक कैसे पहुँचा, बालों तक कैसे पहुँचा, ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड की मदद से पहुँचा, ब्लड पहुँचाते हैं। फिर जो तुमने खाना खाया वो डाइजेस्ट हुआ तो कुछ तो टॉक्सिन्स बने होंगे, ऐसी अनवांटेड चीज़ें बनी होंगी, निकलेगा कैसे, एक्सक्रीशन। तो ये सारी चीज़ें, हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, ये सारे चैप्टर्स हमारे ह्यूमन बॉडी बेसिक बच्चों को पढ़ाते हैं। एंड मैं कहना चाहूँगी कि मुझे ऑफलाइन से ऑनलाइन में एक बहुत बेनिफिट हुआ है। ऑफलाइन में हम सब बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे लिख लिख के पढ़ाते थे। ऑनलाइन के माध्यम से टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि हम ये सारी चीज़ें बच्चों को 3D फॉर्म में दिखा पाते हैं कि कैसे आपके अंदर सारा ऑर्गेनाइजेशन है, सिस्टम्स कैसे हैं, कैसे फूड मूव कर रहा है, कैसे ब्लड मूव कर रहा है। तो बच्चे को एक 3D विजुअलाइजेशन इस ऑनलाइन के माध्यम से मिलना चालू हो गया अब। तो आप जैसे जैसे मैं बेसिक जानना चाहूँ, जैसे आप खाना खा रहे हाँ हो जी। तो आपको पता होगा कि अब मैं चबा रही हूँ तो हाँ मेरी जी। छोटी आंत में जा रहा है, बड़ी आंत में जा रहा है, ये आपको पता होता होगा? हाँ, यहाँ तक तो आदमी को पता होता है, इसके बाद कहाँ जा रहा है वो आपको भी ज्यादा नहीं पता होगा। हाँ, प्लीज वो थोड़ा सब बताइए इनवॉलंटरी चल रहा है। कैसे होता है, थोड़ा बताइए। फूड, मान लीजिए कि जैसे किसी व्यक्ति ने सुबह की एनर्जी के लिए नाश्ता किया, हाँ जी। तो उसका क्या प्रोसेस होता है? और थोड़ा सा चूंकि आप टीचर हैं और आप देखते हैं कि इतना फिटनेस पे भी ध्यान रखते हैं, तो उसका भी प्रोसेस बताइएगा कि लोग फिट कैसे रह सकते हैं, क्या हाँ, तरीके अपना करके। सबसे पहले तो जो आप खाना खा रहे हैं इट शुड बी बैलेंस्ड। आपकी डाइट में प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए एंड थोड़े बहुत फैट्स भी होने चाहिए ताकि आपकी थाली प्रॉपर रहे। फिर जब आप खाना खाएंगे सबसे पहला काम आपका माउथ करता है।
चबाने का काम, आपके दांत हैं, आपके टंग है, टेस्ट बड्स। आधे से ज़्यादा लोग तो सिर्फ टेस्ट के लिए खाना खाते हैं, उनको मतलब नहीं है कि प्लेट में क्या पड़ा है और वो अंदर बॉडी में जाके क्या करेगा। खाना खाया, आपकी फिजिकल डाइजेशन यहाँ पर हो गई, फिर अंदर गया, अंदर जाने के बाद एक बारी आपकी यहाँ की नली से अगर क्रॉस कर गया तो सारा प्रोसेस आगे जाके इनवॉलंटरी हो रहा है, फिर तुम्हें नहीं पता कि कैसे है। लेकिन बच्चों को हम बताते हैं कि पहले आपके स्टमक में जाएगा, पेट में जाएगा, वहाँ एंजाइम्स रिलीज होंगे, फिर आपकी आंतों में यानी कि इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ और एंजाइम्स होंगे, एंड फिर इंटेस्टाइन के साथ आपकी बहुत सारी ब्लड जो है वो कनेक्टेड है, ब्लड वेसल्स कनेक्टेड है। तो जो भी एब्जॉर्ब हुआ, तुमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट खाया था जो टूटा छोटे छोटे चीज़ों में, एंड फिर वो वहाँ ब्लड के माध्यम से आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुँच जाएगा। और फिर वहाँ पहुँचने के बाद उससे एनर्जी बनेगी, क्योंकि हम ऐसे तो नहीं खा रहे हैं मज़े लेने के लिए, हम खा रहे हैं हमें शक्ति मिले, हम कुछ काम कर पाएँ, टीवी देख पाएँ, अगर बच्चे हैं तो खेल पाएँ, खेल कूद कर पाएँ। तो एनर्जी लेने के लिए फिर वो सेल में जाएगा, सेल में एक और प्रोसेस होगा रेस्पिरेशन का, उसके द्वारा हमें एनर्जी मिलेगी और फिर हम वो काम कर पाएंगे। तो कितने चैप्टर्स में डिवाइड होते हैं आपके ये बायो का? बायो में टोटल 32 चैप्टर है, जिसमें बॉटनी और जोलॉजी मिलाकर बता रही हूँ। मतलब 2 साल में 11th होगी, एक 12th होगी, 2 साल में बच्चे को 32 चैप्टर्स कवर करने हैं। 32? हाँ जी। और हम लोग जब पढ़ते थे तो मैम एक चैप्टर नहीं पढ़ाती थी, बोलती थी अपने नहीं, से पढ़ना। हम यहाँ वो सारे चैप्टर पढ़ाते हैं, वो भी इसका पार्ट है बिल्कुल। क्या, क्यों, मतलब देखिए हाँ जी। डॉक्टर बनना है तो सब कुछ तो जानना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों ऐसा होता है? मैं देखता था ट्रेडिशनली टीचर्स बड़ा थोड़ा सा शर्माते थे या फिर बोलते थे नहीं, ये वो जो क्या कहते हैं कि प्रोडक्शन वाला जो चैप्टर होता है जिसमें रिप्रोडक्शन, यस। उस वो उसमें क्यों इतना हेजिटेशन होता है? मैं आपको अपनी बात भी बताऊं, जब हमें भी मेरी स्कूल की टीचर, मुझे आज भी याद है, मेरी स्कूल की टीचर का नाम होता था भल्ला मैम, जो मैं साइंस पढ़ाती थी। ठीक है। तो वो भी हमें चैप्टर पढ़ाती थी, बस ऐसे रीड करती रहेंगी और बच्चे पीछे की करके नीचे मुंह करके अपना एंजॉय करते रहेंगे। समझ आज तक किसी को वहाँ से नहीं आया है। तो बहुत मिस इन्फॉर्मेशन उसके बारे में उस ज़माने में थी, क्योंकि इंटरनेट भी नहीं था कि आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाओ, दोस्तों को भी वही लिमिटेड पता है। लेकिन आज मैं गर्व से कहना चाहूँगी जितने भी टीचर्स ऑनलाइन हैं वो इस टैबू को नहीं समझते हैं एंड ओपनली इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं। देखो, तुम डॉक्टर बनने वाले हो, जितना इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव सिस्टम है उतना इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, फीमेल में क्या है, कैसी नई जन किस तरीके से बनती है, नए बच्चे किस तरीके से पैदा होते हैं। तो आज मुझे कोई शर्म नहीं है, आज भी आपको ऑनलाइन परेशान करने वाले बच्चे मिल जाएंगे। स्पेशली आप इस चैप्टर में कभी भी कॉमेंट्स देखेंगे तो बच्चे बहुत इररेलेवेंट, अजीब अजीब बातें करेंगे। बट यस, आपको वो चैप्टर थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाना है। एंड 6 साल से मैंने ऑनलाइन, अगर आप देखेंगे, मैं हर साल 3 बारी बायो का सिलेबस यूट्यूब पे कवर कराती हूँ। पेड बैचेस तो मेरे अलग चलते हैं, तो हर बारी वो चैप्टर उतनी शिद्दत से पढ़ाया है। एंड आज मुझे तो कोई शर्म नहीं है, बच्चों को भी नहीं होनी चाहिए। भाई, तुम डॉक्टर बनने आए हो, किस बात की शर्म है ना? इसी प्रोसेस से ही तुम्हारा जन्म हुआ है, इसी प्रोसेस से तुम भी आगे जन्मोगे, तो सीख तो लो अच्छे से। ये बात तो है कि उसके बिना पूरी प्रकृति का पूरा संसार उसी चल ही नहीं चैप्टर पाएगा। से ही चल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। बट एक बात बताइए कि जैसे उस चैप्टर से जुड़े सवाल आते हैं क्या रिप्रोडक्शन? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट किस चैप्टर तरीके के सवाल सबसे ज्यादा आते हैं? देखिए, हम उसमें पहले तो पूरा सिस्टम समझाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव, एंड कैसे वो काम करता है, कैसे मेल में स्पर्म बनते हैं, फीमेल में एग बनता है, फिर वो कैसे जुड़ते हैं, एक नया बच्चा कैसे बनता है। अगर मैं देन प्रेगनेंसी की बात करूं तो प्रेगनेंसी पर भी सवाल आते हैं कि पहले 3 महीने में बच्चे का कौन सा अंग बन चुका होता है, फिर उसके बाद क्या बनता है, फिर उसके बाद क्या बनता है। तो ये सारे सवाल उससे रिलेटेड आते हैं। एंड उससे अगला चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो इससे रिलेटेड है, जिसमें सेक्स एजुकेशन के बारे में बात की हुई है कि ये सारी चीज़ें हमारी सरकार लेकर आई है कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन 8th क्लास से 9th क्लास से मिलने चालू हो जाए। तो ये चैप्टर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेक्स एजुकेशन, जो कि बच्चे को पता होना। तो ये सारी जानकारी बच्चे को 12वीं कक्षा तक मिल जाती है बेसिक। अच्छा, बिल्कुल। ये चैप्टर नया ऐड किया गया? नहीं, शुरुआत से ये चैप्टर है। एक रिप्रोडक्शन है और एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। इस हेल्थ वाले पोर्शन में हम ये सारी चीज़ें बताते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन, क्या इंडिया में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि अबॉर्शन करना अलाउड है या फिर नहीं अलाउड है, ये सब चीज़ों के बारे में भी बात थोड़ी बेसिक लेवल पे बताया क्या जाता है। होता है, क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड? देखिए, बिल्कुल इंडिया में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अलाउड है। अगर कपल चाहता है कि वो एक बच्चा नहीं रखना चाहता है एंड वो बालिग है यानी कि 18 साल से ऊपर है, तो दे कैन गो टू डॉक्टर एंड दे कैन आस्क फॉर दैट। बट येस, उसकी कुछ लिमिट्स हैं कि 12 हफ्ते तक अलाउड होगा, फिर 24 हफ्ते तक हमें 2 डॉक्टर का ओपिनियन लगेगा डिपेंडिंग की मदर की सेफ्टी को देखते हुए। बट येस, दिस इज़ अलाउड। लेकिन आप ये मेडिकल टर्मिनेशन फीमेल फिटिसाइड के लिए नहीं कर सकते, भ्रूण हत्या नहीं कर सकते, आप सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते कि मैं बच्चे को इसलिए मार रही हूँ कि वो फीमेल चाइल्ड है। नो,
ये अलाउड नहीं है। अगर बच्चे को कोई समस्या है, कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है, या बच्चे की वजह से मदर की हेल्थ को कोई रिस्क है, या फिर वो प्रेगनेंसी रेप की वजह से हुई है, उस केस में बिल्कुल मेडिकल टर्मिनेशन अलाउड है। बट जैसे जब ये रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर होता है, हाँ जी। इसका प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा सा अगर बताना चाहें तो? प्रोसेस अगर मैं बताऊं तो देखिए, जब भी नया बच्चा कौन हाँ। सा आपका ह्यूमन बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जो एंजाइम रिलीज करता है, या फिर जो हार्मोन्स जिसको बोलते हैं वो रिलीज करते हैं, जिस और मेल बॉडी और फीमेल बॉडी दोनों में कैसे डिफरेंट काम करती है? देखिए, जब भी बच्चा अगर मुझे प्रोड्यूस करना है तो मुझे मदर और फादर यानी कि मेल और फीमेल से उनके गैमीट्स चाहिए। जैसे मेल में अगर होता है तो स्पर्म, फीमेल में होता है तो ओवा। ये मेल में स्पर्म बनता कहाँ पर है? टेस्टिस नाम का एक ऑर्गन है जो कि इस सेल को बनाता है। ये सेल है। फीमेल में भी ओवरी नाम का ऑर्गन है, ये सेल बनाता है, ओवा बनाता है। अगर सेम एक ही समय पर स्पर्म और ओवा एक करेक्ट जगह पर, जो कि फीमेल की बॉडी है, फीमेल की बॉडी में फेलोपियन ट्यूब होती है, उसमें एक स्पेसिफिक जगह है एम्पुला नाम की, अगर एक ही समय पर स्पर्म और ओवा वहाँ पर मौजूद हैं तो यस, प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, एक छोटा सा सिंगल सेल स्ट्रक्चर जाइगोट बन जाएगा, फिर वो फीमेल की बॉडी के अंदर 9 महीने और डिवाइड करेगा 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 एंड अल्टीमेटली वहाँ से एक प्रॉपर बच्चा बन जाएगा जिसकी डिलीवरी 9 महीने के बाद हो जाएगी। और इसमें जो कई बार मैं देखी कि महिलाओं को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, खास करके लेबर पेन को लेकर के। आप और देखिए, सारा काम तो महिलाओं की बॉडी में ही हो रहा है। मेल का काम है सिर्फ स्पर्म बनाना, एंड नहीं, मैं ऐसे वो नहीं कहूँगी, बट यस, मेल स्पर्म बनाते हैं एंड स्पर्म के बाद जब वो स्पर्म फीमेल की बॉडी में आ जाता है, उसके बाद तो सारा वर्क फीमेल की बॉडी का है। सारी फर्टिलाइजेशन अंदर हुई, यानी कि स्पर्म और ओवा मिले भी अंदर, अंदर ही उसकी 9 महीने की ग्रोथ हुई। फिर फीमेल को ही उसको जन्म भी देना है। जन्म देने के बाद बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना, वो भी फीमेल का काम है, नर्सिंग का काम है। ये सारी चीज़ें फीमेल की बॉडी के साथ ही हो रही है। तो यस, फीमेल गोज थ्रू अ लॉट। तो जब आप ये पढ़ाती हैं, जब हाँ डॉक्टर्स जी। को जो भी पढ़ाते हैं, तो रिप्रोडक्शन। उनको रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर, ये लेबर पेन के बारे में जैसे हमने सुना है कि 206 हड्डियों के टूटने जितना दर्द होता है, ऐसा होता है क्या? मैं खुद एक मदर हूँ एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड लेबर पेन। तो येस, पेन बहुत ज़्यादा होता है। बच्चे को थोड़ा बेसिक लेवल पे अभी बताया जाता है, ज़्यादा तो देखिए वो एमबीबीएस में जाके पढ़ेगा। बेसिक लेवल में बताया जाता है कि जब डिलीवरी होती है तो 2 तरीके से हो सकती है। एक नॉर्मल डिलीवरी है जिसको वेजाइनल डिलीवरी बोलते हैं। अगर कुछ केसेस में सी सेक्शन यानी कि सर्जिकल डिलीवरी भी हो सकती है। वो तकरीबन पेनलेस है स्टार्टिंग में, क्योंकि एनेस्थीसिया के इफेक्ट के अंदर होती है। थोड़ा बेसिक लेवल पढ़ाया जाता है, ज़्यादा तो बच्चा अपनी एमबीबीएस और एमडी में जाकर ही पढ़ता है। और जब एमबीबीएस एमडी कर रहे होते हैं, तो आप तो आपके बहुत सारे बच्चे, आप हर जगह पढ़ रहे होंगे, हाँ एम्स में जी, और हाँ तमाम जी, जगहों पे। हाँ जी। तो उनसे आप मतलब, एक मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिर्फ पढ़ाने के अलावा वो जो एक होता है ना कि सेंसिबल तरीके से इस सब्जेक्ट को डील करना, इस सब्जेक्ट को टैकल करना और उतना सेंसिटिव होना, क्या डॉक्टर्स कर पाते हैं ये चीज़ जो जाते हैं, खास करके मेल डॉक्टर्स, मैं उनकी बात कर रहा हूँ? मुझे लगता है कि इस पढ़ाई में ही ये जो 2 साल की जर्नी है इनकी नीट की, वो इनको इतना कुछ सिखा देती है कि उनको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो फीमेल बॉडी को या फिर मेल बॉडी को भी मैं देखूं या किसी भी सिस्टम को, वो उस नज़र से नहीं देखते जिससे एक नॉन मेडिकल का बच्चा या कोई दूसरी फील्ड का बच्चा देखता है। उनके लिए उनका काम है, उनके लिए उन्होंने पूरा बॉडी समझ लिया है एंड वो उसी जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को लेंगे, तुम्हारी आंतों को लेंगे, वैसे ही वो किसी के अगर टेस्टिस पे ऑपरेट कर रहे हैं या ओवरीज का ऑपरेट कर रहे हैं वैसे ही लेंगे। तो मेल एंड फीमेल का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है कि मेल नहीं कर पाता या वो कंफर्टेबल नहीं होगा। आपने अगर एक बारी नीट की पढ़ाई कर ली, आप इतना समझ चुके हैं कि भाई इस तरीके से बॉडी काम करती है, एंड वही बच्चा डॉक्टर बन सकता है जिसको इसके बारे में और जानकारी जानने के लिए क्यूरियोसिटी हो, जिसको मज़ा आता हो ये सारी चीज़ें पढ़ने में कि कैसे हमारे सिस्टम्स काम करते हैं। तो अगर ये शर्म वगैरह बीच में आएगा तो वो बच्चा तो डॉक्टर बनने के लिए एप्ट ही नहीं है। वो धीरे 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 वो समझ जाएगा, कंफर्टेबल होता उसको ये जाएगा। लगता है कि बॉडी है। आप अगर मान लो कोई कॉमर्स का बच्चा, उसके लिए ये अजीब चीज़ इसलिए क्योंकि ज़्यादा बात ही नहीं हुई उसके सामने, हाँ। उसको इतना ज़्यादा ज्ञान ही नहीं दिया गया उसके बारे में, इतना ओपनली इन वर्ड्स को बोला ही नहीं गया। लेकिन अगर वहीं कहीं मेडिकल का बच्चा है, हम जब उसे चैप्टर पढ़ाते हैं तो तकरीबन 9-10 दिन हम एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, उसी पे ही सवाल आ रहे हैं, उसी पे ही सारी डिस्कशन हो रही है, उसी पे डाउट सॉल्व हो रहा है। तो बच्चा इतना कंफर्टेबल हो रहा है कि उसको शर्म नहीं आ रही बोलने में कि ये स्पर्म है, ये वजाइना है या फिर ये टेस्टिस है, कोई शर्म नहीं है उसको बोलने में। और सेक्स एजुकेशन क्यों ज़रूरी है बच्चों के लिए, अगर उस पर आप बताएं? देखिए, सेक्स रिलेटेड क्राइम आप देखेंगे बढ़ते जा रहे हैं हमारे देश में भी एंड बाहर भी।
तो बच्चे को ये पता होना उस एज में, क्योंकि कई बार क्या है कि बच्चा उस एज में बहुत ओपनली अपने माँ बाप से बात नहीं कर पाता है। और आजकल तो इंटरनेट है, बट इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन भी है, गलत चीज़ उसे पता चल सकती है। और ये एज ना बड़ी टेंडर होती है, जो अडोलेसेंट की एज होती है, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच की जो एज है। इससे बच्चा बिगड़ भी सकता है, अगर उसे सही ज्ञान मिल जाए तो सुधर भी सकता है। तो सेक्स एजुकेशन बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो अपनी बॉडी के सिस्टम्स को समझ पाए एंड समझ पाए कि यार ये कुछ एबनॉर्मल नहीं है। कई बार बच्चों को, जैसे आप उस एज में देखेंगे, बच्चे की अचानक से दाढ़ी आ रही है, उसे बड़ा अजीब लग रहा होता है। उसका यहाँ से गला थोड़ा-सा आप देखेंगे उस प्यूबर्टी वाली एज में कुछ-कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं, आवाज़ में चेंज हो रहे होते हैं, फेस पे एक्ने आ रहे होते हैं। कुछ बच्चों को बहुत अजीब लगता है, वो समझ नहीं पाते कि मेरे साथ ये कैसे क्यों हो रहा है। फीमेल्स की बात करें तो उनके पीरियड्स उस एज में शुरू होते हैं। वो ओपनली शायद नहीं डिस्कस कर पाएँ आज के समय पर। कुछ-कुछ फैमिलीज़ हैं जो ओपन हैं, कुछ-कुछ फैमिलीज़ हैं जो आज भी बात नहीं करती हैं। बच्चे को करेक्ट जानकारी नहीं मिलती है कि क्यों होता है ये प्रोसेस। तो इसीलिए एक टीचर का होना, एक मेंटोर का होना इस जगह बहुत ज़रूरी है, जो उनको स्कूल में या कोचिंग में चीज़ों का महत्व बताए कि बेटा इस वजह से हो रहा है, ताकि हमारे जो लड़के भी हैं वो भी सेंसिटिव हो पाएँ हमारी जो समाज में जितनी लड़कियां उनके लिए। क्योंकि कई बार आप देखेंगे पीरियड्स के लिए लड़के लोग इतना नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अगर उन्होंने सेक्स एजुकेशन में ये वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है तो दे नो कि ये पीरियड्स क्यों हो रहे हैं। उनको पता है कि इसमें फीमेल को क्या क्या गो थ्रू करना पड़ता है, तो वो जो उनके साथ की फ्रेंड्स हैं उनके लिए और सेंसिटिविटी उनकी बढ़ती है। मैं अभी हाल फिलहाल में कोई ऐड देख रहा था जिसमें कोई छोटा बच्चा था और वो पीरियड्स पे बात कर रहा था और वो बोल रहा था कि जो मैं डार्क चॉकलेट ले जाऊंगा और उससे उनको आराम मिलेगा। तो देख करके इतनी एक तरीके से हाँ, मुस्कान भी आई और हाँ हंसी जी, भी आई कि हाँ उस जी। उम्र में हमें तो पता ही नहीं था। बिल्कुल, और बिल्कुल। हमारे लिए तो जो होता था, जैसे मैं खास कर बताऊं कि घर हाँ, में महिलाओं में ये होता है कि अगर कुछ हुआ तो बोले तबीयत खराब है, बिल्कुल, हाँ। वो पूजा नहीं कर रही बहुत हैं। सारी चीज़ें वो हैं, उनको मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा, अचार को नहीं छेड़ने दिया जा रहा। ये मिथ्स है सारे, ऐसा मैं पर्सनली नहीं मानती और साइंटिफिक भी इसका कुछ नहीं है। हाँ, सिंपल सी चीज़ है, पीरियड्स पर्सन के इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि जो उसके अंदर जो ओवरी ने एग बनाया है, उसको शुक्राणु यानी कि स्पर्म नहीं मिला है, अब वो फर्टिलाइज़ नहीं हुआ, तो वो सारी लाइनिंग टूटनी है। और ये हर महीने का, हर 28 दिन का, आप मानेंगे ये पूरा टॉपिक है रिप्रोडक्शन चैप्टर में, अच्छा, जिसमें समझाया जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों हो रहा है, किन-किन को हो रहा है और कब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होता है। जैसे अगर आप प्रेगनेंसी की बात करें तो 9 महीने की प्रेगनेंसी, उस समय कोई पीरियड्स नहीं आते, क्यों नहीं आते हैं? तो ये सब चीज़ें उसका पार्ट हैं। तो वो जो बच्चा पढ़ रहा है, वो अपने घर में अपनी बड़ी बहन या मदर, उनके लिए प्रोसेस को अब समझ पा रहा है कि क्या चीज़ पुरानी गलत चल रही है, उन पे आवाज़ उठा पाएगा वो। नहीं जैसे ये तो पता है लोगों को कि प्रेगनेंसी में पीरियड्स नहीं आते, यस। लेकिन क्यों नहीं आते ये नहीं पता हाँ होता। जी। क्या वजह होती है? देखिए पीरियड्स क्यों आते हैं? पीरियड्स इसलिए आते हैं क्योंकि जो फीमेल की बॉडी है वो हर महीने प्रिपेयर कर रही होती है कि शायद इस महीने स्पर्म आएगा और हमारी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे। इस प्रिपरेशन में 2 काम होते हैं। एक तो जो फीमेल का यूट्रस है वो बहुत मोटा होने लगता है, मैं बहुत सिंपल भाषा में समझा रही हूँ। बहुत मोटा होने लगेगा, वहाँ बहुत ब्लड इकट्ठा हो जाएगा तैयारी में कि अगर बच्चा पैदा करना है तो हमें बहुत ज़्यादा ब्लड इकट्ठा करना है। दूसरी चीज़, फीमेल की बॉडी उस महीने ओवा बनाएगी यानी कि एग बनाएगी कि अगर स्पर्म आ गए तो मैं जुड़ूंगा किससे। तो 2 तैयारी वो हर महीने करता है। अगर तो उस महीने स्पर्म आ गए तो फर्टिलाइजेशन हो गई, फीमेल प्रेग्नेंट, पीरियड्स बंद अगले 9 महीने के लिए। लेकिन उस महीने अगर स्पर्म उस समय नहीं आए जब ओवा था, या पूरा महीना ही नहीं आए, तो हमारा ओवा वेस्ट हो गया। क्यों बनाया, नहीं बनाया। और जो यूट्रस में लाइनिंग इतनी मोटी की थी वो भी किसी काम की नहीं रही। तो अब बॉडी क्या करती है, उसको तोड़ती है कि ओवा तुम भी बाहर निकलो, ब्लड जो तुम्हें बनाया था अब तुम भी बाहर निकलो, अगले महीने दोबारा तैयारी करेंगे तब देखेंगे, अब तुम्हारा काम हो गया खत्म। तो जब वो ब्लड की लाइनिंग टूटती है तब उस फ्लो को हम लोग मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं, उसी को सिंपल भाषा में हम लोग पीरियड्स बोलते हैं। तो इस वजह से पीरियड्स आते हैं। तो इसका ये जो लोग कहते हैं कि गंदा खून होता है, ये वो ऐसा कुछ कुछ नहीं होता? गंदा खून नहीं है, आपकी बॉडी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है वही है ये। अगर वो गंदा खून है तो यहाँ से भी जो खून निकल रहा है फिर वो भी गंदा है। कुछ भी गंदा खून नहीं है, वो तैयारी है एक अगली जनरेशन की। अगर तो फर्टिलाइजेशन हो गई तो प्रेगनेंसी के द्वारा अगली जनरेशन आ जाएगी, लेकिन अगर नहीं हुई तो वो चीज़ हम बॉडी से बाहर निकालेंगे और अगले महीने फिर से उसकी तैयारी करेंगे। तो ये हर ओके। 28 दिन के बाद तैयारी होती है। नहीं स्पर्म आए फिर से टूट जाएगी, फिर तैयारी होगी, नहीं स्पर्म आए फिर से टूट जाएगी। तभी हर 28 दिन 30 दिन के बाद फीमेल को पीरियड्स आते हैं। तो फीमेल की बॉडी हर महीने तैयारी कर रही है कि अब फर्टिलाइजेशन हो सकती है। ये इतनी आसान भाषा ने आपने बताया, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा ये हाँ बात जी, कि हाँ इस जी। वजह से होता है। हाँ और जी, मेरे भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं कि हाँ आप जी। जिस तरीके से बता रही हैं आसान शब्दों में कि ये सर्कल क्यों होता है या फिर क्यों चल रहा होता है। बट जैसे जो महिलाओं को बहुत दर्द होता है और बहुत को नहीं होता है, हाँ जी। ऐसा क्यों होता है? देखिए वेरी करता है बहुत।
फीमेल टू फीमेल, पर्सन टू पर्सन ये चीज़ वेरी करती है। कुछ के लिए स्टार्टिंग में चीज़ बड़ी पेनफुल होती है, उनके यहाँ पर क्रैम्प्स होते हैं, क्योंकि जब लाइनिंग टूटती है तो बॉडी में कुछ तो चेंज हो रहा है, हार्मोन्स भी चेंज हो रहे हैं, तो कुछ को ज़्यादा पेन होती है जो कि अनबेरेबल हो जाती है, कई बार की मेडिसिन भी लेनी पड़ती है। कुछ के लिए चीज़ थोड़ी सी रिलैक्स्ड है, तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबको पेन होगा ही होगा, कुछ के लिए नॉर्मल भी निकल जाते हैं, कुछ के लिए पेनफुल प्रोसेस कुछ रहता को है। तो इंजेक्शन तक लगवाने जाना पड़ता है, मैंने देखा है। यस यस यस, इंजेक्शन भी लगवाना पड़ जाता है। बट आज के समय में अगर आप उस समय भी, जैसे पहले तो इतना अवेयरनेस नहीं थी, अगर आप फिटनेस पे अपना ध्यान दें एंड थोड़ा योगा वगैरह करेंगे ना, तो इन पेन्स में आपको बहुत रिलीफ मिलता है। अगर जैसे ये इतना बड़ा टैबू है, हाँ इसके जी। बारे में आज भी मतलब हम कितना भी बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा तबका है जो इस पे बात ही नहीं करता, या इसको मतलब आप सही सोचो नहीं कि मानता। आप जो चीज़ हर महीने होने वाली है हाँ जी। और नेचुरल है, यस। उससे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो पैड्स आते हैं उसको आज भी काली पन्नी में ही छिपा के ले जाया जाता है। हाँ बिल्कुल, मतलब लगता है कि बहुत कुछ ऐसी चीज़ है जो नहीं बताई जा सकती है। आज भी बहुत समय लगेगा हमें उस लेवल पे आने के लिए जहाँ पर ओपनली माँ बाप भी अपने बच्चों से इसके बारे में बात कर पाएँ। आज भी अगर आप देखेंगे, आसानी से कोई मेल खरीदने भी नहीं जाता है पैड्स, खरीद भी रहा है तो वो वही रैपर में, या तो खाकी रैपर में डाल दे रहे हैं, काले रैपर में डाल दे रहे हैं। बट मैं समझ रही हूँ कि धीरे धीरे जैसे इंटरनेट आया है, ये जो चैप्टर है जो स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा था, अगर ओपनली इंटरनेट पे अवेलेबल है, आज आप भी जाकर देख सकते हैं, पूरा प्रोसेस समझ सकते हैं। तो समय लगेगा, बट मुझे लगता है कि अवेयरनेस फैलेगी एंड लोग इस चीज़ को ओपनली बात करेंगे। मैं तो इनफैक्ट हर नीट एग्ज़ाम से पहले भी एक सेशन स्पेशली गर्ल्स के लिए बनाती हूँ, उसमें बताती हूँ, क्योंकि ना जब नीट के एग्ज़ाम में जाया जाता है तो उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। उनकी बॉडी में कहीं भी अगर मेटल है या कोई और चीज़ है तो बच्चियों को रोक लिया जाता है। तो एक स्पेशल सेशन हम वहाँ पर गर्ल्स के लिए बनाते हैं कि उनका क्या प्रॉपर अटायर होना चाहिए, अगर उनके पीरियड्स आने वाले हैं उस दिन तो उनको क्या करना चाहिए, एक दिन पहले, बाद में। और मैं उसमें बॉयज़ को भी एड्रेस करती हूँ कि आपको कैसे सेंसिटिविटी दिखानी है। देखो, पीरियड्स एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है। अगर स्ट्रेस की वजह से किसी के अचानक से एग्ज़ाम वाले दिन आ भी जाते हैं, कोई स्टेनिंग हो जाती है, दाग लग जाता है, तो हमें लड़कों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि वो लड़कियों के प्रति उनको एम्बैरेस फील ना कराएं। हाँ, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हाँ है, जी, क्योंकि हाँ जी। अब ये तो नेचुरल है, हम्म, उस लड़की का उस पर जोर है नहीं, जिसको बिल्कुल। भी मान लीजिए कोई कॉलेज में पढ़ रही जी जी बच्ची जी है, जी। या कोई स्ट्रेस, इस पे स्ट्रेस की वजह से भी होता है क्या? बिल्कुल, स्ट्रेस की वजह से डेट चेंज हो जाती है, मतलब हो सकती है। अगर आपकी फॉर एग्जांपल 3 तारीख को एग्ज़ाम है, अगर आपकी डेट फॉर एग्जांपल 7th को होनी थी, तो स्ट्रेस की वजह से जनरली प्रीपोन हो सकता है कि बच्चे का पीरियड जो है वो थोड़ा जल्दी आ जाए, 3 या 2 को ही आ सकता है। बट लड़के इसमें किस तरीके से आप मान लो कि आपके बहुत सारे स्टूडेंट भी देख रहे हाँ हैं, जी, बिल्कुल। उनको अगर आप सलाह देना चाहेंगे कि अगर उनको पता चलता है ऐसा कुछ, या कोई लड़की अगर उसको दर्द है, तो उसको किस तरीके का बिहेवियर करना चाहिए? सबसे पहले तो उसको अजीब ना फील कराएं। अगर आपको दिख रहा है कि फीमेल इज़ इन पेन एंड आप समझ पा रहे हैं कि शायद इसको पीरियड्स का ही दर्द है, या फिर जो स्टेनिंग हुई है पीरियड्स की वजह से हो रही है, आप उसको अजीब तरीके से ना देखें, उसकी मदद करें, उसको हेल्प करें, पैड्स को प्रोक्योर कराने में ला कर दें उसको, एंड पेन के लिए मैं बोलूँगी मेडिकल रिलीफ के लिए उसको हेल्प करें। जितना हम किसी को आइसोलेट कर देंगे, अलग नज़रों से देखेंगे, उतना उस पर्सन को एम्बैरेस फील होगा। जस्ट बी नॉर्मल, इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। आप नॉर्मल लेंगे तो बच्ची को भी थोड़ा कंफर्टेबल फील होगा। क्योंकि ये बात मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ बताने के लिए, कि मुझे अच्छे से याद है कि हम मतलब इसको स्वीकार करने में कैमरे पे भी मुझे कोई गुरेज नहीं है, हाँ जी। कि 12वीं तक तो हमें पता ही नहीं होता था, और कई बार होता था कि बहुत सारे लड़के पीछे बैठ करके हंसते थे और हम लोग को भी नहीं पता, तो हम भी उसमें शामिल होते थे हाँ जी। कि अच्छा लग रहा है आज तो नहीं आई क्लास में, और ये हो गया वो हो गया। ये मतलब बच्चों के साथ भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें पढ़ाया ही नहीं जाता ये चीज़, या राइट। घर में भी नहीं बताया जाता, जो कि ये आप जब आप मैं आपको अपने घर का बताऊं, मेरे घर पे भी मुझे इसका कोई नॉलेज नहीं दिया गया था। मैंने भी किताबों से ही पढ़कर सीखा है कि ये क्यों होता है, कैसे होता है। तब तो मेरी फैमिली भी इस बैकग्राउंड से नहीं है, शायद ये रीज़न हो सकता है, या फिर उतने ओपन नहीं थे उस समय। आजकल के पेरेंट्स मैं समझ रही हूँ काफ़ी ज़्यादा ओपन है, एंड आज ओपनली बात करी जा रही है बहुत सारे नहीं, परिवारों और में जब इससे हम लोग को भी रिलेटेड। पता चला तो लगा हाँ कि यार ये तो नॉर्मल चीज है, इसमें क्या ही मतलब हाँ वो जी। करना। जी जी तो जी। उसके बाद आदमी उसी तरीके से करता है। अपने आपके साथ कोई एम्प्लॉय, हमारे जैसे कलीग हैं, आजकल तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे एक लीव भी शायद कॉर्पोरेट्स में अनाउंस हो चुकी है कि उस दिन फीमेल एक लीव हम ले भी सकती कोशिश है। करते हैं कि अगर हाँ हमारी जी। कोई कलीग है या फिर हाँ कोई जी। किसी को किस तरीके की दर्द है, तो हम जिस तरीके से भी मदद कर सकते हैं, और सपोर्ट वो कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम को वो पता है कि भाई हाँ हाँ ऐसा जी। होता है। तो ये हमें बहुत बाद में पता चलता है। हाँ अगर जी। हमें लगता है कि अगर ये पहले पता हो तो आदमी पहले से ही एक अलग दृष्टि से देखे चीज़ों को, और एक अलग समझ डेवलप हो उसकी। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल।
तभी तभी तो ये 8th क्लास से ही शुरू कर देते हैं। 8th क्लास से ही रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूस हो जाता है। 8th में भी आता है, 10th में भी आता है, फिर जो बच्चे मेडिकल रखते हैं उनको 12th में दोबारा और डिटेल में पढ़ाया जाता है। इनफैक्ट इसमें थोड़ा सा वो भी इंक्लूड कर दिया गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। बहुत सारे कपल्स ऐसे भी हैं जो कोशिश कर रहे हैं प्रेग्नेंट होने की, बट किसी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए मेडिकल साइंस क्या मदद कर सकती है, ये सारी चीज़ें भी अब चैप्टर्स में इंक्लूडेड हैं। IVF, ये सारी चीज़ों के बारे में बात होती है। क्या ऐसा कोई ऐसा होता है क्या कि फिक्स डेट होती है या फिर प्रेग्नेंट होने के आसपास का कोई ऐसा टाइम होता है, ऐसा कुछ होता है क्या? यस, अगर आपका साइकिल मान लीजिए 28 दिन का है, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का है, तो एक फर्टाइल विंडो होती है जिस समय फीमेल की बॉडी ओवा यानी कि एग जो है वो अंडा यानी कि प्रोड्यूस करती है। अगर उसी समय मेल और फीमेल का इंटरेक्शन हो जाए एंड स्पर्म किसी तरीके से उसी समय फीमेल की बॉडी में पहुंच जाए, तो यस, ये जो 10 से 17 दिन होते हैं, अगर 28 दिन का साइकिल है तो 10th to 17th डे जो है उसको हम फर्टाइल विंडो बोलते हैं। अगर उस समय इंटरेक्शन है, उस समय स्पर्म भी अवेलेबल है फीमेल की बॉडी में, तो हाई चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश हो जाए। बट वो चेंज हो जाएगा अगर फीमेल का साइकिल चेंज होता है, क्योंकि ऐसा फिक्स थोड़ा होता है कि 28 दिन का ही साइकिल है, अगले महीने वो 30 का भी हो सकता है, 35 का भी हो सकता है, 26 का भी हो सकता है, ये फीमेल को खुद नहीं पता है। तो आप उसको लेकर नहीं चल सकते कि इसी विंडो में ही होगा। बट फिक्स अगर मैं बुक पे बात करूँ तो 28 दिन में 10 से 17 दिन जो है वो फर्टाइल विंडो है। ओके। हाँ जी। और कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं जिससे ज़्यादा सवाल आते हैं? एक जेनेटिक्स नाम का यूनिट है जिससे बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, जिसमें हम ये पढ़ाते हैं कि बच्चे जो हैं वो माँ बाप की तरह क्यों दिखते हैं। आखिर हाँ। आपको माँ बाप से ऐसा क्या मिला है कि आपकी नाक, आपकी कान, ये सब चीज़ें अपने जैसे फीचर्स माँ बच्चा बाप पैदा से ही होता है तो हाँ कहते हैं जी। ये अपने पापा पे गया है, ये अपने मम्मी पे हाँ गया जी, है, हाँ जी। ये अपने दादा पे गया है, हाँ इस टाइप की जी। बातें होती तो ये क्या सब होता हम है? जेनेटिक्स में पढ़ाते हैं। जी। आप अपने माँ बाप का प्रोडक्ट है, आप बने हैं अपने माँ बाप का सेल लेके। हम लोग सेल से बने हैं, जैसे एक दीवार ब्रिक से बनती है, ईंटों से बनती है, अपन लोग सेल से बने हैं। तो जब एक बच्चा भी बना है ना, तो पापा ने कौन सा सेल दिया, स्पर्म, मम्मी ने कौन सा सेल दिया, ओवा यानी कि एग, वो दोनों के जुड़ने से बना है। अब उस स्पर्म और एग में ऐसा क्या है कि तुम अपने माँ बाप के जैसे दिखते हो? वो है डीएनए। एक डीएनए नाम की चीज़ है, वो जो लंबा लंबा डीएनए आता है, दोनों से आता है। तो कुछ चीज़ें आपकी अपने माँ पापा जैसी होंगी, कुछ चीज़ें आपकी मम्मी जैसी होंगी। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है बच्चों को, और काफ़ी ज़्यादा वेटेज भी है इसकी, सबसे ज़्यादा वेटेज मानी जाती है बायो में इस यूनिट की, जेनेटिक्स की। कि बाल झड़ रहे हैं तो अच्छा पापा के भी नहीं है, दादा के भी नहीं है, डायबिटिक हो गए तो फिर पापा को भी थी, दादा को भी थी। हाँ जी, बहुत सारी चीजें हाँ, वंशानुगत हमें चलती अपने हैं। माँ बाप से जीन्स मिलते हैं। जी। जीन्स बैठे होते हैं क्रोमोजोम पे। क्रोमोजोम बेसिकली डीएनए, ये सारी साइंटिफिक टर्म्स है। मैं आप सिंपल भाषा में बताऊँ, हमें अपने माँ बाप से सेल मिल रहे हैं, सेल के अंदर जीन्स है, इनकी वजह से हम उनके जैसे दिखते हैं, कुछ कुछ कैरेक्टर्स वैसे हैं। बट मैं आपको एक बात और बताऊं, सारी चीज़ें अपने माँ बाप पर ब्लेम नहीं कर सकते। बहुत बच्चे बोलते हैं हम इंटेलिजेंट इसीलिए नहीं क्योंकि हमारा IQ इसीलिए नहीं क्योंकि माँ बाप का नहीं है, क्योंकि हाँ। IQ भी जेनेटिक होता है। अच्छा। बट 50% आज आप जैसे दिख रहे हैं वो एनवायरनमेंट की वजह से भी है। एनवायरनमेंट मतलब आपका खान पान कैसा है, वो तो आप खुद कंट्रोल कर रहे हैं। आप रोज, अब हमारा स्किन कलर पेरेंट्स से हमें मिलता है, लेकिन कई बारी हमारा डार्क भी हो सकता है, पेरेंट्स का लाइट है। वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी आ जाते हैं कि आप कितना धूप में घूम रहे हो, आपकी डाइट कैसी है। इस पे तो एक स्टडी भी हो चुकी है। जो ट्विन्स होते हैं, दो तरीके के ट्विन्स आपने देखे होंगे। एक ट्विन्स होते हैं जो बिल्कुल सेम शक्ल, सेम सेक्स के होंगे। एक ट्विन्स वो होते हैं जो लड़का लड़की भी हो सकते हैं, या लड़का लड़का है लेकिन अलग अलग शक्ल के हैं। तो जो सेम वाले ट्विन्स हैं उन पे स्टडी की गई। एक को रखा गया इंडिया में और एक को रखा गया बाहर, और देखा गया कि क्या ये बिल्कुल, इनके माँ बाप तो बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है, तो क्या इनका बिहेवियर, पर्सनालिटी, ये सब चीज़ें सेम बनेंगी? और ह्यूज डिफरेंस निकला, क्योंकि दोनों का एनवायरनमेंट बहुत अलग था। US का एनवायरनमेंट, वहाँ का खान पान सब अलग है। इंडिया का एनवायरनमेंट, खान पान सब अलग है। और बच्चे के जो फीचर्स हैं वो सिर्फ जेनेटिक नहीं, वो एनवायरनमेंट पे भी हैं। तो आज अगर आपका IQ कम है तो सिर्फ माँ बाप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप कितना पजल्स करते थे, आप कितना ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे, उस पर भी डिपेंड करता है। तुमने अपने दिमाग को कितना यूज़ किया। जो मिला तो मिला, लेकिन तुमने क्या किया? या तो बुद्ध बन के बैठे रहे, कुछ नहीं किया, तो फिर यार कितना ही हो पाएगा। अगर तुमने उसको और अच्छे से ग्रो किया, उस पर काम किया, उस पर और रीजनिंग ऐड करी, तो और बेटर बनोगे। भाई पापा खा रहे थे देसी घी, तुमने खाना शुरू कर दिया डालडा, जंक फूड, बिल्कुल। हाँ। तो क्या होगा? अब मोमोज पिज्जा खाओगे तो फिर क्या ही बनेगा। और पापा खा रहे थे गुड़, हाँ जी। और आप खाने लगे कलाकंद, हाँ, सही कह रहे हैं। है ना? तो हाँ जी। डिफरेंस तो होगा। बिल्कुल। बट बहुत सारे बच्चे बहुत तेज भी होते हैं, अपने माँ बाप से ज्यादा तेज होते हैं। अगेन एनवायरनमेंट, उनको जीन्स तो जो मिले मिले, लेकिन उन्होंने अपने जीते जी उस पर बहुत ज्यादा काम किया है।
इस वजह से वो अब आज तेज। जैसे वो एक फिल्म आई थी मुक्काबाज, उसमें वो कहता है कि क्यों नहीं बन पा रहे हो ये वो टाइप से, तो बोले कि गधा नरेश है तो हमको आप ही से तो मिला है, अपने पिता से वो कहता है, इस टाइप से कुछ डायलॉग था। हाँ जी, हाँ तो जी। वो मुझे अचानक से याद आ गया। तो एक इससे भी बहुत सवाल आते हैं। हाँ जी, इससे बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। तो ज़्यादा अच्छा एक बात बताइए, एक बहुत ही अजीब सा सवाल मैं पूछता हूँ आपसे हाँ जी। कि ज़्यादा बच्चे का किसके ऊपर जाना तय होता है, कि मम्मी के ऊपर ज़्यादा जाएंगे या पापा के ऊपर ज़्यादा जाएंगे? ये 50-50 कैसे होता डिपेंड है, कुछ किसी पे भी जा सकता है। देखो हमें मिला 50-50 है दोनों से, लेकिन किसका एक्सप्रेस कर जाए। एक जैसे मैंने बाहर का एनवायरनमेंट बताया, एक मम्मी के अंदर का भी एनवायरनमेंट है, जो वूम्ब है उसका, जो भ्रूण है उसके अंदर का भी एनवायरनमेंट है। तो एनवायरनमेंट डिसाइड करेगा कि कौन से जीन्स ऑन होंगे, कौन से जीन ऑफ होंगे। अब पापा वाले जीन ऑफ हो गए हैं तो मम्मी वाले जैसा हो जाएगा, मम्मी वाले ऑफ हो गए हैं तो पापा जैसा हो जाएगा। और ये कैसे डिसाइड होता है, मतलब साइंस में आप हाँ लोग जी, पढ़ते होंगे कि लड़का होगा या लड़की होगी? हाँ जी, ये डिपेंड करता है पापा पे। देखो इसके लिए क्रोमोसोम्स होते हैं, पता नहीं शायद आपने नाम सुना है या नहीं सुना है, सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है। टोटल हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 में से जो 2 होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई। ठीक है। पापा के जो स्पर्म्स हैं वो 50% एक्स वाले होंगे, 50% वाई वाले होंगे। लेकिन मम्मी का जो एग है वो एक ही होता है और वो एक्स वाला ही होता है। तो मम्मी तो एक्स ही दे सकती है, लेकिन अब मम्मी के एक्स के साथ पापा का क्या एक्स वाला जुड़ेगा या वाई वाला जुड़ेगा, चांस फैक्टर है। क्योंकि एक समय पर 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स मदर की बॉडी में एंटर करते हैं, फीमेल की बॉडी में एंटर करते हैं। अब उन 300 मिलियन में से कौन सा वाला जाके उस एक एग से जुड़ेगा, ये रेस है। आपने मूवी देखी होगी, विकी डोनर नाम की मूवी आई थी, जिसमें वो बोलता था कि भाई तू आज पैदा होने के बाद रेस में नहीं है, तू तब से रेस में लगा हुआ है, वो वाली रेस जीता था तो तू आज पैदा हुआ है। तो 300 मिलियन में से अगर तो एक्स वाला जुड़ा तो लड़की पैदा हो जाएगी, वाई वाला जुड़ा तो लड़का पैदा हो जाएगा। तो पापा के स्पर्म्स आर रिस्पॉन्सिबल। लेकिन आप इंडिया में देखिए कितनी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हम फीमेल को ब्लेम करते हैं कि लड़की हुई लेकिन तुम्हारी वजह से हुई, जबकि फीमेल का कोई रोल नहीं है। मैं तो मानूंगी फादर का भी कोई रोल नहीं है, क्योंकि फादर कंट्रोल थोड़ा कर सकता है, एक्स जा रहा है या वाई जा रहा है, वो तो चांस फैक्टर है। 300 मिलियन में से कोई भी जुड़ सकता है, जो जीत गया। लेकिन अगर आने वाले टाइम में तुम्हारे माँ बाप तुमसे ये कहें कि मेरा बेटा तो लाखों में एक है, तो वो साइंटिफिकली सही है। सही बात है, बिल्कुल लाखों में एक है। लाखों में एक है, क्योंकि वो साइंटिफिकली सही है। मतलब आप बताइए ना कि मिलियंस में होते हैं। हाँ उसका, जी, हाँ ये इंटरेस्टिंग बात है कि ये डायलॉग मुझे लगता है कि किसी साइंस के जानकार ने दिया था, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति ने जो अपने बेटे से बहुत प्यार करता हाँ जी, हाँ है ना, जी। बेटे या बेटी से। बिल्कुल किसी बिल्कुल साइंस के जानकार नहीं दिया होगा, तो फिर उसने बोला कि मेरा बेटा तो या मेरी बेटी तो लाखों में करोड़ों में एक है। बिल्कुल सही कह रहे, करोड़ों में एक है। और कौन सा चैप्टर होता है जिससे नीट के बच्चों को ज़्यादा पढ़ना चाहिए? पढ़ने तो सारे के सारे हैं। सबसे ज़्यादा बच्चों को ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है। फिर उसके बाद वो जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। एंड एक चीज़ उनको बायो में बड़ी खटकती है कि मैम इसमें याद बहुत करना होता है। जैसे साइंटिफिक नेम बहुत सारे होते हैं, अलग अलग पौधों के, ह्यूमन के भी साइंटिफिक नेम। जैसे हम कॉकरोच पढ़ रहे हैं, अब कॉकरोच को कॉकरोच बोल ही नहीं रहे, वो कॉकरोच को बोल रहे हैं पेरीप्लानेटा अमेरिकाना, ये कॉकरोच है। अब अर्थवर्म पढ़ रहे हैं, केंचुआ है ना, अर्थवर्म को अर्थवर्म बोलना ही नहीं है, और अर्थवर्म को आपको फेरिटीमा बोलना है। तो उनको बड़े सारे साइंटिफिक नेम यहाँ पर याद करने पड़ते हैं। तो ये उनका दुख का एरिया है कि मैम चीज़ें बड़ी याद करनी पड़ती हैं हमें, वैसे हमें समझ सब आता है। तो आपको तो चलते फिरते लगता होगा कि अच्छा ये तो होमो सेपियंस सेपियंस है, ये जो है फलाने हैं, ये पेड़ पीछे इसका कुछ और नाम ऐसा होता है। इतना ज़्यादा नहीं होता, बट यस बच्चों को कुछ बेसिक बेसिक नाम तो याद रखने पड़ते हैं। हाँ जी। आपको तो बहुत सारे याद होते होंगे। हाँ, जितने नीट में बच्चों को चाहिए वो सब बिल्कुल याद होते मैं हैं। आपका एक घास वाला वीडियो देख रहा था, आप उसका भी कुछ नाम बता रही अच्छा, थी। पार्थेनियम। अच्छा, आपने आप वीडियो देख कर आए हैं, अरे क्या बिल्कुल, बात है, अब रिसर्च आपका करके इंटरव्यू आए। तो obvious सी बात है, तो देखेंगे ही। हाँ, वो मैं पार्थेनियम ग्रास के बारे में बात कर रही थी, जो ऐसे ही फैल जाती है और वो बहुत इन्वेसिव है। उसको जहाँ भी खाली जगह मिलेगी वो जस्ट अपना घर बना लेती है, एंड जो वहाँ के एक्चुअल क्रॉप्स जो हमें ग्रो करने थे सब बर्बाद। उनको बर्बाद कर देती है। हाँ जी। बट एक बार बताओ आप, ये तो आपने अभी तक जो बताया ये जियोलॉजी वाला पार्ट बताया, जियोलॉजी वाला, लेकिन बॉटनी वाले में क्या इंटरेस्टिंग होता है पढ़ना? बॉटनी वाले में हम ये पढ़ाते हैं कि प्लांट अपना खाना खुद कैसे बनाता है।
क्योंकि हम भी देखो प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट, हम तो खाना नहीं बना सकते, किचन में खाना बनाने को खाना बनाना नहीं कहते हैं, है ना। हमें दाल चावल रोटी कहाँ से मिल रही है, प्लांट से मिल रही है। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है कि प्लांट कैसे लाइट से एनर्जी लेकर अपना फूड बना रहा है, वो बच्चों को इसमें पढ़ना पड़ता है, जो कि प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट के अंदर आता है। अच्छा, कि एज अ टीचर जब कहीं आपको खबर दिखती होगी कि कितने पेड़ काटे जा रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ लगेगा, तो आपको तो बहुत बुरा लगता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कि आपको देखो पूरा प्रोसेस समझ में आता है। आम लोगों को तो चलिए, हमें तो पेड़ों से लगाव है कि नहीं, हम नहीं काटेंगे, हरे पेड़ नहीं काटेंगे, तो हमारा एक वो है। आज आप जिंदा क्यों हैं आप बताइए? क्योंकि आप सांस ले पा रहे हैं, प्राण शक्ति है ना, जो अंदर ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। ऑक्सीजन आ कहाँ से रही है? पेड़ों से। हम अपनी लाइफ काट रहे हैं अगर हम पेड़ों को काट रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन भी इसी फोटोसिंथेसिस नाम की प्रक्रिया के द्वारा बन रहा है। प्लांट तो अपना खाना बना ही रहा है, लेकिन वो साथ में ऑक्सीजन बना दे रहा है जो हमारे काम का है, तो उसी से हम लोग सांस लेते हैं। एंड जब ये ऑक्सीजन हमारे फूड के साथ, जो आपने रोटी दाल चावल खाया है, उसके साथ जब ये ऑक्सीजन मिलता है, तब जाके हमको एनर्जी मिलती है। तो सब कुछ लिंक्ड है। अगर प्लांट खाना नहीं बनाएगा तो एक तो खुद जिंदा नहीं रहेगा, दूसरा हम क्या खाएंगे? अगर उसने दाल चावल नहीं बनाया, हमने वो खाया, उसने ऑक्सीजन बनाया, एक तो हमने उसका फूड खाया, फिर हमने उसी से बनाया हुआ ऑक्सीजन भी अपने अंदर लिया अपने नाक के द्वारा, दोनों को यूज करके फिर अपन ने एनर्जी बनाई। ओके, इस वजह से हमें पेड़ों का विशेष ख्याल रखना चाहिए जो अपने आसपास है, यस। और लगाते भी रहना मैं चाहिए। अपने बच्चों को बोलती हूँ तुम लोग एक पेड़ को ना अडॉप्ट कर लिया करो। मैं हमेशा बोलती हूँ नीट की जर्नी बहुत लोनली जर्नी है, स्पेशली जो बच्चा ऑनलाइन तैयारी करता है। एंड ऑफलाइन में तो आप बहुत सारे बच्चों से मिलते हैं, रोज़ आपका इंटरेक्शन होता है, टीचर से ही मिल रहे होते हैं। यहाँ बस आपको अपना एक कंप्यूटर फ़ोन खोल के बैठना है, बच्चा बहुत अकेलापन फील करता है। तो मैंने बहुत सारे बच्चों को अपनी क्लास में मैं बोलती हूँ कि आप ना एक पेड़ को अडॉप्ट करिए, इससे आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, केयर करना सीखेंगे, प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है अपने चैप्टर से रिलेटेड भी सीखेंगे, एंड आप कभी भी अकेला नहीं होंगे, एंड एनवायरनमेंट के लिए भी आप कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहे होंगे। पेड़ आपकी बातें सुनते हैं? पेड़ रिप्लाई नहीं कर सकते, उनके पास ऐसे वो सेंसिटिविटी नहीं है, वो केमिकल्स नहीं है कि वो हमें रिस्पॉन्ड कर बट पाए। सुनते तो हैं। ऐसा कुछ उनके पास सुनने का ऑर्गन नहीं है, नहीं सुनते। अच्छा, नहीं बट वो आपकी आसपास की एनर्जीज को बहुत सेंस करते हैं, क्योंकि वो लाइट एनर्जी पे उनका सारा प्रोसेस नहीं, डिपेंडेंट मैंने है। कुछ वीडियोस देखे जिसमें म्यूजिक के साथ अगर कोई पौधा ग्रो किया गया तो ज़्यादा अच्छा ग्रो किया, फिर किसी को ऐसे रखा गया, तो मैं इसलिए ये सवाल पूछा आपसे। आप जनरली अगर मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस में आप इसको लाइट की तरफ देखेंगे तो लाइट की तरफ जाएगा, पानी साइड पे छोड़ देंगे तो इसकी रूट्स पानी की तरफ जाएंगी। तो ये सब रिप्लाई, ये जो मूवमेंट्स है पेड़ों की, वो पॉसिबल है। ओके। हाँ जी। सबसे बेस्ट डॉक्टर्स आप देखेंगे एम्स दिल्ली में इस समय अवेलेबल है, और वही लोग ही बच्चों को पढ़ाते हैं, वही इंस्पिरेशन है। तो हर बच्चे का ड्रीम है कि अगर उसने नीट के लिए सोचा है तो उसको एम्स कितनी दिल्ली रैंक जाना आने पे एम्स दिल्ली मिलता है? है। ऑल इंडिया रैंक 1, 130 सीटें हैं, तो पहले 130 बच्चे ही एम्स लेकर जाएंगे 22 लाख में से। 130? यस। और जिसको और दिल्ली जिसमें मिले, भी रिजर्वेशन अगर आप मिला देंगे तो जनरल 50-60, बाकी सारे हमारे रिजर्व कैटेगरीज के अंदर चले जाएंगे। नहीं तो वो तो रिजर्वेशन तो रहेगा ही, क्योंकि हाँ जी। उनको भी तो आपके बराबर लेकर आना है ना। बिल्कुल, उन लोगों को बिल्कुल। भी तो हाँ भाई जी, जो हाँ जी। सामाजिक तौर पे आपसे पीछे रह गए हैं, उनको भी तो आपके बराबरी लाना है। खैर वो और जो उतना नंबर लाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि रिजर्वेशन भी तब मिलेगा ना जब उसको इतना नंबर आएगा। उसके लिए भी बहुत ज्यादा नंबर चाहिए, एब्सोल्युटली। जब बहुत ज्यादा नंबर आएगा हाँ जी। तभी तभी तो उसको हाँ जी, वहां तक हाँ पहुंचेगा, जी। क्योंकि तब तो उसका और रैंक 1 वाले का आमतौर पे कितना नंबर होता है 750 में से? देखिए ये हर साल वेरी करता है, तो 620 630 से ऊपर जिसके नंबर आएंगे उसका ही सिलेक्शन हो पाएगा एमबीबीएस के लिए। एमबीबीएस और एम्स में जाने के लिए? एम्स में जाने के लिए तो आपको 700 से ऊपर नंबर चाहिए। इनफैक्ट दिल्ली एम्स जाने के लिए आपको 705 710 से ऊपर नंबर चाहिए, तब जाके दिल्ली मिलेगा। मतलब अगर दिल्ली एम्स में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो हाँ मैं जी। उसे बहुत रिस्पेक्ट की नजर से देखना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, बहुत मेहनत करके आया वो है? सब। और जो टीचर है उनको और भी रिस्पेक्ट की नजर से देखना हाँ चाहिए। जी, हाँ जी। बट डॉक्टर्स जो है आपके जो स्टूडेंट होंगे, हाँ तो जी। आपके स्टूडेंट हैं एम्स में? बिल्कुल। आपका मैं एम्स एक में ब्लॉग है देख रहा था, आप हाँ एम्स जी। गई हुई थी। हाँ जी, अभी मेरा स्टूडेंट अर्पित नारंग, उसके साथ हाँ। एक्चुअली बच्चों के लिए ना बहुत मोटिवेशन है ये। पहले के टाइम पे आप देखेंगे ड्रॉपर बहुत कम होते थे। ड्रॉपर यानी कि जो 12th के बाद स्पेशली 1 साल निकाल कर तैयारी कर रहा है। आज यूट्यूब के माध्यम से इसकी संख्या बहुत बढ़ गई है, क्योंकि बच्चों को अपने सीनियर्स की जर्नी देखने को मिलती है। जो सीनियर्स आज बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में हैं, वो बताते हैं वीडियो बना के कि यार मेरे भी 12वीं के साथ जब मैंने दिया था 200 नंबर आते थे, मैंने फिर 1 साल अच्छे से तैयारी की तो मेरे भी 650 नंबर बन गए। मैं कर सकता हूँ तो यार तुम भी कर सकते हो। तो ड्रॉपर का इस वजह से थोड़ा संख्या अब बढ़ चुका है एज कम्पेयर टू फ्रेश कैंडिडेट, अगर हम नीट एग्जाम के बारे में बात करें तो।
एम्स जब मैं क्यों गई थी एम्स, वैसे तो सिलेक्शन के बाद हमारा बच्चों से इतना ताल्लुकात रहता नहीं, बच्चे बिजी हैं अपनी लाइफ में, बहुत मुश्किल पढ़ाई है उनकी। मैं बस उनको उनका ड्रीम दिखाना चाहती थी कि यार अगर तुम मेहनत कर लोगे, अगर तुम अपना 100% दे दोगे, जितना तुम्हारे अंदर है पोटेंशियल, अंदर आग है, आग बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे पास आज रिसोर्सेज हैं, कोई कमी नहीं है। पहले के टाइम पे फाइनेंशियल बैरियर आते थे कि हर पेरेंट अपने बच्चे को कोटा नहीं भेज सकता, दिल्ली नहीं भेज सकता, कोचिंग नहीं करा सकता, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग बहुत महंगी होती थी। आप देखिए, एक लाख, 2 लाख, 2 साल की 2 लाख के तकरीबन 1.5 लाख हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, आने जाने का अलग खर्चा। आज के समय आप फ्री ऑफ कॉस्ट बैठे भी अपनी एम्स का ड्रीम पूरा कर सकते हो, जस्ट विद योर फोन एंड अ मोबाइल डेटा पैक, और कुछ आपको नहीं चाहिए। इसलिए मुझे बच्चे ने बुलाया कि आप मैम मैं आपको दिखाता हूँ। बच्चे भी खुश होते हैं कि मेरा हॉस्टल रूम ऐसा है, मेरा जिम खाना ऐसा है, मेस में हमें ये खाना मिलता है, हमारी क्लासेस इस तरीके से होते हैं। मुझे भी देख के अच्छा लगा। मैंने कहा जो आपके जूनियर्स हैं, उनके जूनियर्स हैं, उनको भी देख के बहुत मोटिवेटेड फील होता है कि यार अगर मेहनत कर रहे हैं हम भी इस भैया की तरह पहुंच सकते हैं वहाँ पर। अच्छा, एम्स के अलावा और कौन कौन से अच्छे कॉलेज हैं इंडिया के जहाँ पे बच्चों को एडमिशन लेना चाहिए? अगर आपको रैंक करना हो तो कैसे रैंक करेंगे? सबसे पहले तो मैं एम्स के बारे में एम्स ही बोलूँगी। अगर एम्स दिल्ली नहीं मिलता तो हमारे पास टोटल 26 एम्स हैं, आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दिल्ली के जितने भी कॉलेजेस हैं बहुत अच्छे हैं। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज जिसके साथ सफदरजंग हॉस्पिटल है, बाकी UCMS, ये सारे अच्छे हैं। बाकी हर स्टेट के पास भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं, वो भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। एम्स अच्छा इसीलिए, वन बिकॉज सबसे पुराना है, प्रेस्टीजियस है, और अगर आप फीस भी देखेंगे ना एम्स की, आप हैरान हो जाएंगे सुन के। आप बताइए कितनी होती होगी? एम्स की? हाँ, 5 साल आपने MBBS करना है, 5.5 साल, कितने रुपए हो? नहीं, एम्स में तो मुझे पता है, एम्स में तो आपके 5 साल में 1 लाख रुपए भी नहीं खर्च होंगे। 1 लाख? 5,000 से 15,000 के बीच में कोर्स है पूरा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपके 5 साल में 1 लाख भी नहीं खर्च होंगे। यस यस। तो 5 साल का अगर आप 15,000 मान लीजिए हाँ। ऑन एन एवरेज, तो 15 और 25 75, हाँ तो बस। इतना ही अगर मैं मैक्सिमम जी, मानूं, हाँ जी। बाकी रहना खाना। हाँ जी। लेकिन वैसे डॉक्टर बनना तो बहुत महंगा सौदा है। एम्स सबको मिलेगा नहीं। 130 सीटें, बाकी एम्स भी मिला के आप जैसे बता रहे हो कि 60,000 सीटें हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की एम्स GMC में सारी गवर्नमेंट मिला के जैसे बता रहे हो, हमारे 60 से हमारे प्रयागराज में है 65,000। स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज, हाँ जी। वो भी बहुत प्रेस्टिजियस हाँ जी, कॉलेज माना हाँ जाता है। KGMU है लखनऊ हाँ में, जी, लखनऊ वो में, भी बहुत यस प्रेस्टिजियस यस कॉलेज यस माना यस। जाता है। ऐसे बहुत, ये तो मैं उत्तर प्रदेश की बता रहा हूँ, और भी बहुत सारे राज्यों में बिल्कुल, हर जगह अच्छे बिल्कुल, अच्छे कॉलेज हैं। लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर तो बहुत महंगा पढ़ाई करके आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फीस देकर आ रहे हैं, इसलिए हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत महंगा होता जा रहा है क्या? वन ऑफ द रीज़न, यस, क्योंकि हमारे पास सरकारी में सीटें इतनी कम है। 22 लाख बच्चों पे हमारे पास सिर्फ 65,000 सीट्स हैं, तो सिर्फ इतने बच्चे ही थोड़ा नॉमिनल कॉस्ट में अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे। बाकी बच्चों के पास 2 रूट्स बचते हैं, या तो वो जाएं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस होती है 70 लाख से 1.5 करोड़ तक, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। इसी वजह से बहुत सारे बच्चे प्राइवेट को छोड़ के अब्रॉड भी जा रहे हैं, MBBS अब्रॉड करने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ हमारे प्राइवेट से थोड़ा सा कम खर्चा है, 30-40 लाख तकरीबन में हो जाता है। तो जब आदमी इतना पैसा लगा के डॉक्टर बनता है, तो कहीं ना कहीं उसको उसका मैं बोलूँगी रिजल्ट भी चाहिए, एंड अपने जो लोन्स उसने लिए हैं उसको भी चुकता करना है, फैमिली को भी देखना है। तो यस, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर इस वजह से भी महंगा होता जा रहा है। और जो बाहर जाके पढ़ के आते हैं वो डॉक्टर कितने रिलायबल होते हैं, उन पे कितना भरोसा कर सकते हैं? पढ़ाई तो देखिए ठीक है, और इंडिया ने भी प्रॉपर सिस्टम बनाया। हमारी ऑर्गेनाइजेशन है NMC। जब भी कोई बाहर से MBBS करके आता है, आप अचानक से इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। उनको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा कि हाँ, जो तुम पढ़ाई करके आए हो वो हमारे मतलब MBBS के बराबर ही है, तो एक एग्ज़ाम देंगे। इंडिया में आकर भी उनको दोबारा से इंटर्नशिप करनी पड़ती है। एक इंटर्नशिप तो हमारे यहाँ वहाँ करके ही आया होगा बच्चा, फिर इंडियन इंटर्नशिप करेगा, बिकॉज इंडियन पेशेंट्स अलग है, यहाँ की लैंग्वेज अलग है, यहाँ के पेशेंट्स को समझना ये बहुत ज़रूरी है। तो दोबारा वो इंटर्नशिप करेगा, एंड देन उसके बाद वो अपनी प्रैक्टिस आगे कंटिन्यू कर सकता है। अच्छा, उसको यहाँ पे भी तो पूरा क्लियरेंस करना हाँ जी, पड़ेगा तभी बिल्कुल। हो सकता हाँ, है। टेस्ट भी देना पड़ेगा, 1 साल इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी। उसके बाद वो अपनी या तो आगे पढ़ाई करना चाहे वो कर सकता है, या अपनी प्रैक्टिस करना चाहे वो भी कर अच्छा, सकता एक है। बात बताइए, एक फिल्म आई थी मुन्ना भाई MBBS, हाँ आपने जी, देखी है? यस यस। वो हकीकत के कितना करीब है? करीब है, मैं बोलूँगी इमोशनल टच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जादू की झप्पी बिल्कुल काम करती है, एंड आप देखिए, बहुत सारी चीज़ें तो साइंस आंसर कर सकती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का आंसर साइंस के पास भी नहीं है। वो कोई तो पावर है, भगवान में बिलीव करते हैं, भगवान है या कोई नेचर है जो यहाँ पर काम करती है। तो मैं तो इस चीज़ की स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि साइंस के साथ साथ देयर इज़ सम पावर
जिसको हम किस्मत भी तो बोलते हैं। आप देखिए कितने सारे बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, सब कुछ परफेक्ट होता है, उनके मॉक टेस्ट में इतना अच्छा नंबर आ रहा होता है, पेपर से पहले जितने एग्जाम दिए होते हैं सब में 700 710 नंबर आ रहा है, लेकिन पेपर में ऐसी किस्मत थी कि यार नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाए, ब्लैकआउट हो गए या कुछ हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो किस्मत है, एब्सोल्युटली है। और उसमें जो फिल्म में दिखाता है कि बॉडी नहीं है, बॉडी की कमी है, ये वो एक्चुअल में है क्या इंडिया में ऐसी कमी? देखिए मैंने आज तक अपने बच्चों से ऐसा कभी फीडबैक सुना नहीं है हम्म। कि नहीं है ऐसी। अच्छा, जैसे अभी आप एम्स में गई, आपका मैं वीडियो देख रहा यस था, यस। तो आपके कितने स्टूडेंट हैं जो एम्स में पढ़ते हैं? मैंने कभी ना काउंट नहीं रखा, नेवर। मैं को कुछ कुछ चीज़ें बहुत याद रह जाती, जैसे मैं आपको आपको कुछ केसेस सुनाती हूँ। लास्ट ईयर हमारी एक बच्ची थी, नायशा नाम की बच्ची थी। बच्चे तो देखो हज़ारों क्लियर करते हैं हर साल पढ़ के, लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं वो याद आपके मन में रह जाती हैं। तो जब बच्चे क्लियर करते हैं तो सारे रैंकर्स को ना हम एक सेलिब्रेशन में बुलाते हैं, तुम अपने पेरेंट्स को भी लेके आओ, दादा दादी जिसको लेके आना है साथ लेके आओ, हम सबके साथ तुम्हें सबके सामने तुम्हें मोमेंटो देंगे, तुमको लैब कोट पहनाएंगे, तो माँ बाप को भी अच्छा लगेगा। तो बच्ची आई थैंक यू करने की, हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया है। उसके साथ ना उसकी मम्मी भी आई, एंड ठीक है पेरेंट्स आते हैं बोलते हैं, लेकिन जो बात मेरे दिल को बहुत छू गई, उस मम्मी नायशा की मदर ने मुझे बोला कि मैम मेरी बच्ची आपसे पढ़कर इतनी ज़्यादा प्रभावित हो गई है, एंड पूरा उसने 2 साल आपके लेक्चर्स फॉलो किए, मैंने आपके लिए स्पेशली होम मेड अचार बनाया है, घर पे आंटी पूरा अचार का डब्बा जो भी बना के लाई, एंड इट जस्ट टच्ड माई हार्ट कि कोई इतनी मेहनत कर सकता है। ऑल्दो ये हमारा कर्म है, हमें करना है, बट बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। एक बारी मैं पटना गई, पटना में बहुत क्राउड, बहुत बच्चे देखते हैं, and वहाँ तो हब है, हाँ। वहाँ बच्चे अचानक से आए, एंड एक बच्चा दूर से दिख रहा है डब्बा लेके कर रहा है, फिर हमने उसे स्टेज पे बुलाया, यार क्या हो गया, क्या ऐसा है? मैम मैं स्पेशली आपके लिए ठेकुआ बना के लाया हूँ, जबकि मैंने कभी खाया नहीं हुआ था, मेरे लिए फर्स्ट टाइम था वो डिश। मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत करके घर पे ठेकुआ बनाया, आप प्लीज़ इसको लीजिए। हम एक डब्बा वहाँ गलती से छोड़ आए, एक तो हमने हॉल में रख लिया, एक छोड़ आए, एंड फिर हम पटना की जो फेमस चाट वगैरह गली है, सारे टीचर्स लोग निकल गए। वो बच्चा मैं ढूंढता ढूंढता उस चाट वाली गली तक आया, मैम आपका एक डब्बा ठेकुआ का रह गया था, आप प्लीज़ इसे भी लेकर जाइए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके दिल को छू जाती है कि आप पढ़ा तो रहे हो, लेकिन साथ में आप शायद कुछ अच्छा कर रहे हो जिससे आपको पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये बात तो है, और लगता है कि यही असली कमाई है। हाँ जी, यही असली कमाई है, बिल्कुल। टीचर्स पे भी एक आरोप लगने लगे कि ये पढ़ाई में इतना मशगूल कर देते हैं बच्चे को, इतना डुबा देते हैं, खासकर कि नीट और जेई वाले जो बच्चे हैं, कि वो बेचारे अपनी बाकी लाइफ भूल जाते हैं। जैसे लास्ट टाइम जो बच्चे टॉप करे हाँ उनका जी, वीडियो आया, हाँ जी। और उसको सोशल मीडिया ने बड़े उस पर बहुत क्रिटिसाइज किया, दो तरीके से देखा गया। लेकिन थोड़ा तो अजीब लगता है कि बच्चा रैंक 1 आया हुआ है और वो मतलब वो जश्न मना रहा है, नहीं मना रहा है ठीक से, मतलब होता है वो खुल के डांस भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो शायद उसने इतना पढ़ाई में रह गया है। तो इस पे आप बिल्कुल, लोग क्या काम करते मैं हो? भी ये मानती हूँ कि हमने इस चीज़ को इतना ज़्यादा टफ बना दिया है कि और कोई ऑप्शन ही नहीं है बच्चे के पास। अगर वो इतनी मेहनत नहीं करेगा तो इतने कंपटीशन से नहीं निकल पाएगा। या तो हमारे पास ऐसा सिस्टम हो कि बच्चा जब स्कूल जा रहा है, स्कूल के अंदर ही इस लेवल की पढ़ाई हो रही है जो एग्ज़ाम में पूछी जा रही है। स्कूल में एक अलग लेवल चलता है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो एक अलग लेवल चलता है। तो उस लेवल तक पहुँचने के लिए बच्चे को बहुत मेहनत लगती है, एंड मैं खुद बच्चे का प्रेशर, स्ट्रेस समझ सकती हूँ कि 2 साल में उसे सब कुछ छोड़ना पड़ता है। घर पे कोई शादी है, बर्थडे है, बाहर घूमने जाना है, ये सब बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो सिलेक्शन हो जाए अच्छी बात है, बट कभी किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं भी होता ना, तो मैं उसे यही समझाती हूँ कि यार चाहे तेरा सिलेक्शन नहीं हो, बट तुझे इस पूरी जर्नी ने प्रेशर हैंडल करना, स्ट्रेस लेना, मेहनत करना, लग के मेहनत करना, ये ज़रूर सिखा दिया है। थोड़ा सा हमें अगर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइट हो पाएँ, हम सीट्स को बढ़ा पाएँ, तो शायद हम ये प्रोसेस को ईज़ आउट कर पाएँ, बच्चे के स्ट्रेस थोड़ा सा रिलीव हो पाए, अगर सीट्स थोड़ी ज़्यादा होती। बट ये कुछ तो ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि बच्चे का इतना बुरा इफेक्ट होता है, जो बेचारे नहीं सेलेक्ट हो पाते फिर वो गलत दिशा में चले जाते हैं। कोटा से हमने कितने सारे हर केसेस साल देखे, ऐसा एक केस ज़रूर बहुत निकलता है। सारे। सिर्फ कोटा तो क्या है, कोटा सेंटर इसलिए नाम आते हाँ हैं, जी। हर जिले के हर शहर से ये चीजें होती हैं। मैं हमेशा, तभी मैंने आपको बताया कि मैं रैंकर्स के साथ, आप मेरी वीडियोस ना बहुत कम देखेंगे, क्योंकि एक बार बच्चा जो निकल गया वो निकल गया। जब एग्ज़ाम हो जाता है तब मैं बच्चे को यही मोस्टली समझा रही होती हूँ कि यार ये एक एग्ज़ाम है, ये आपकी काबिलियत या आप लाइफ में क्या करोगे डिसाइड नहीं करेगा। आप बहुत सारे लोगों को, आप तो बहुत लोगों को मिलते हैं, आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने 10th भी नहीं करी हुई, 12th भी नहीं करी हुई, बट फिर भी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। मेरा मैसेज सबको यही रहेगा, यार
एग्ज़ाम हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर किसी वजह से नहीं भी हो ना तो इसको दिल पे मत लो एंड ये बिलीव करो कि एक एग्ज़ाम तुम्हारी काबिलियत जो है वो डिसाइड नहीं करता है। तुम लाइफ में बहुत अच्छा कुछ आगे अचीव कर अरे सकते हो। बहुत सारे बच्चे मेरे जैसे भी तो होते होंगे ना, जो कम पढ़ते होंगे, अरे आपने इतना जो अचीव कर लिया। जो 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 पढ़ने में थोड़ा हाँ जी, एवरेज होंगे। हाँ मैं जी। अभी गया था एक बार, मैं इधर लाडो सराय या कोचिंग से बहुत सारी एक हाँ बार गया जी, था, फिर हाँ मैं जी, हाल फिलहाल कोटा गया था। हाँ जी। इतने सारे बच्चे देखे, इतने मोटे मोटे चश्मे, मैंने कहा हे भगवान, अच्छा हुआ किया यार, ये इंजीनियरिंग और इन सब के चक्कर में नहीं पड़े, नहीं तो कभी नहीं होता। ये तो इतने पढ़ने वाले लिखने वाले बच्चे, हम तो पढ़ते नहीं हैं। नहीं, नहीं, मेहनत करोगे तो होगा। मेहनत करेंगे हाँ तो हो जी, जाएगा। होगा। चलिए, हाँ जी, मैम कह रही है तो मेहनत करने से हो सकता है, तो हाँ आप जी। लोग भी मेहनत करते रहो। लेकिन मेरा मानना है कि जीवन को अ, एक एग्जाम के उस पर मत केंद्रित मत कर दो। करिए। हम देखो, बच्चा जो है ना वो सिर्फ अभी-अभी का देख पा रहा है कि अगर ये एग्ज़ाम नहीं हुआ तो क्या होगा? मेरे पेरेंट्स की इतनी एक्सपेक्टेशन थी, क्या-क्या सोचा था मैंने, अब मेरे रिलेटिव्स ये बोलेंगे, वो छोटी-छोटी चीज़ें, वो सिर्फ उसी चीज़ को देख रहा है। मैं हमेशा बच्चे को बोलती हूँ तुम ना लाइफ़ को थोड़ा ज़ूम आउट करके देखो। थोड़ा दूर से देखोगे ना तो मान लो तुम्हारी 80 साल की लाइफ़ है तो ये तो बस 1 साल है आपका। अगर 1 साल किसी वजह से अच्छा नहीं गया, दैट डज़न्ट मीन कि आने वाले 80 साल तुम कुछ अच्छा नहीं उखाड़ पाओगे। तो एग्ज़ाम नहीं बताता कि तुम लाइफ में क्या कर लोगे। हमने भी तो एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया, बट येस आज मुझे बहुत प्राउड फ़ील होता है जो मैं कर रही हूँ, वो बहुत पर्पसफुल काम कर रही हूँ एंड बहुत लकी फ़ील करती हूँ कि आज मैं ये एजुकेशन दे पाती हूँ। तो अगर आज तुम्हारे मन का नहीं हुआ, इट्स ओके, बट लाइफ इस तरीके से चल रही है कि इवेंचुअली तुम बहुत समय बाद रियलाइज़ करोगे कि जो हुआ वो अच्छा एक ही बार हुआ। मैंने सुना है आपने 17-18 घंटे लाइव पढ़ाया था, हाँ जी, वो हाँ क्या जी। था? देखिए, नीट का एक जैसे एग्ज़ाम होता है तो उससे 2-3 दिन पहले हम बच्चों को पूरा सिलेबस 1-2 दिन में ही रिवाइज़ तो वो कराने क्या की कोशिश डूबते को करते हैं। तिनके का सहारा था? पढ़ाते तो हम यूट्यूब पे पूरा साल ही हैं, लेकिन हाँ, लास्ट रिविज़न कि भाई लास्ट में बस देख लो सब कुछ याद आ जाएगा। हर साल पढ़ाते हैं, लेकिन लास्ट ईयर मैंने जो एक सेशन लिया था जिसमें 32 के 32 बायो के चैप्टर लगातार सुबह 7 बजे शुरू करके रात में तकरीबन 1-2 बजे तक हमारा लेक्चर चला था। 17 से 18 घंटे एंड उसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने जनरेट किया था, लॉन्गेस्ट ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास। तो यस, पेपर से 2 दिन पहले। और उसका और बच्चों का उस फायदा हुआ? क्लास को लाइव देखने के लिए कितने अराउंड बच्चे देख रहे थे लाइव? 1,25,000 26,000 बच्चे कुछ है? उसको लाइव देख रहे थे एंड उसके सेशन के ख़त्म होते ही उसके अराउंड 1.5 मिलियन व्यूज़ हो गए थे एंड यस, बच्चों को फ़ायदा तो होता ही है और उनको एक हौसला हो जाता है कि लास्ट में मैम आ गई हैं, मैम ने ये चीज़ें बता दी हैं, तो अब हौसला आ गया, अब हम कुछ कर पाएंगे। पेपर से पहले कॉन्फिडेंट होना भी तो बहुत वो ज़रूरी आपकी है। क्लास कहाँ थी, यूट्यूब पे थी या? यूट्यूब पे थी, यस, यूट्यूब पे आज भी लाइव है वो क्लास, देख सकते हैं तो आप लोग भी आपसे जाके। ज्यादा बच्चे यूट्यूब पे पढ़ते हैं या अन अकेडमी में? दोनों जगह ही पढ़ते हैं। यूट्यूब पे देखिए हर इंस्टीट्यूट का बच्चा आज के समय जो ऑफलाइन पे पढ़ रहा है वो भी यूट्यूब एक्सेस कर सकता है। तो एब्सोल्युटली यूट्यूब पे ज़्यादा बच्चे होते हैं, ज़्यादा बच्चे हमें देख पाते हैं एंड जिन बच्चों को अच्छा लगता है वो धीरे धीरे फिर अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आते हैं, वहाँ पे हमसे पेड कोर्सेज में ही पढ़ते हैं। बट मैं कहती हूँ बच्चों को, यार तुम्हें जैसा अच्छा लगता है तुम पढ़ो, कहीं और से पढ़ना है पढ़ो, बस कंसिस्टेंट रह के सीरियस रह के पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। अच्छा, जब आप ऐसे बच्चों के बीच आती हो तो क्या रिएक्शन होता है? बिहार वाला आप बता रहे थे, तो हाँ। बिहार का तो मतलब हमारा दर्शक भी है तो एकदम बढ़िया है। बिहार बहुत- मेरा एक्सपीरियंस सबसे अलग रहा। हाँ। हम वैसे दिल्ली वगैरह यहाँ पर आते हैं बच्चों के बीच में, ठीक है बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट जब आप बिहार में जाते हो मुझे लगता है आप वहाँ बिना सपोर्ट के, बिना हेल्प के, बिना गार्ड्स के नहीं जा सकते। वहाँ एक हॉल है बापू सभागार, बापू सभागार। हाँ, वहाँ पर हमारा सेशन था एंड वो बिल्कुल फुल था, बिल्कुल फुल। तो हमारी जब एंट्री हुई, हमारा प्लान था कि हम बच्चों के बीच में से एंट्री करेंगे इस तरीके से, लेकिन हमने कर तो दिया। उस समय जो भीड़ बीच में, ऑल्दो गार्ड्स एंड ऑल सब थे, बट सारे बच्चे उमड़ के आ गए, कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। जैसे तैसे करके हमने वहाँ सेशन लिया। सेशन के बाद हमारा ये भी प्लान था कि हम बच्चों से बातचीत करेंगे इंडिविजुअली जाके, जो बच्चे कुछ कहना चाहते हैं। कुछ बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमारे साथ फ़ोटो करा लो, हम आपको यहाँ पर देखते हैं। वो हमें कैंसिल करना पड़ा, इतना ज़्यादा रश हो गया था। जितने बच्चे अंदर फिट आए उतने तो थे ही, बहुत सारे बच्चे बाहर भी वेट करते रह गए थे। तो बिहार से बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है जब भी आप वहाँ जाते हैं, पटना में जाते हैं एंड अच्छी फीलिंग होती है एक ऑनलाइन एजुकेटर के लिए। ऑफलाइन टीचर तो रोज़ बच्चों से मिल रहा है, लेकिन ऑनलाइन टीचर जब देखने में हमें लग रहा है यार हज़ारों बच्चा क्लास देख रहा है, लेकिन जब वो हज़ारों सामने आ जाता है तब एक नेक्स्ट लेवल किक मिलता है आपको। तो अन अकेडमी में टोटल कितने टीचर होंगे? काफ़ी टीचर्स हैं, मतलब अगर मैं नीट कैटेगरी की ही बात करूं तो 20-25 टीचर्स हैं हमारे पास, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के। अच्छा। हाँ जी। और आप लोग का कंपटीशन किससे है? हमारा कंपटीशन, मैं सबको कंपटीशन मानूंगी नहीं। हमारे साथ सेम दिशा में काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि पीडब्ल्यू है, फिजिक्स वाला है,
ऑनलाइन की बात करें, मोशन एजुकेशन है, एंड ऑफलाइन की बात करें एलन है, आकाश है, तो ये लोग भी सेम दिशा के लिए काम कर रहे हैं, सेम नीट को क्रैक करवाने के लिए काम कर रहे हैं। हाँ जी। ये बात आपने बहुत अच्छी बोली, क्योंकि मैंने जब मोशन वाले सर का इंटरव्यू हाँ किया था जी। तो मैंने उनको बोला था हाँ जी। आपके कंपटीशन आपसे नहीं है, हाँ जी। आपका कंपटीशन तो ड्रग माफिया से है, आपका कंपटीशन हाँ जो जी। उनसे है जो बच्चों को गलत दिशा में ले जा रहे राइट, हैं। राइट, आपने बिल्कुल, बच्चे को पढ़ा दिया तो कम से कम ड्रग नहीं लेगा वो कभी। एब्सोल्युटली। आपने बच्चे को पढ़ा दिया तो कभी वो जो है बहुत कम चांसेस होंगे कि वो कट्टा लेके जाकर हाँ किसी को जी, लूटेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपका कंपटीशन उन लोगों से है, ये तो आप लोग ये तो चलो ठीक है कि ये एक बाजार की प्रतिस्पर्धा है और उसमें दिखता है, बट अच्छा आपने सेम दिशा में काम कर रहे हैं। देखो वो भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फ्री में भी पढ़ा रहे हैं, ऐप पे भी पढ़ा रहे हैं, हम लोग भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को जिससे जमता है। टीचर तो सारे अच्छे ही हैं ना, इंस्टीट्यूट सब अच्छे हैं, तो कंपटीशन नहीं मैं कहूँगी, हम लोग सेम दिशा में काम कर रहे हैं। तो अभी टीचर को सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है? अब आने लग गई है, क्योंकि आपको ऑनलाइन में लिमिट नहीं है ना कि आपको कितना बच्चा देख सकता है। यूट्यूब मुझे पे लगता है कोई कोविड कंट्रोल के नहीं बाद है। बहुत बदल गया बहुत क्या? बूम आया है। कोविड के बाद ही मैंने एंट्री ली थी इस फील्ड में, एंड कोविड के बाद ही ऑनलाइन। आप खुद सोचिए कि आप 2019 में 18 में कितने ऑनलाइन शॉपिंग करते थे, कितना जूता आपने ऑनलाइन लिया, कपड़ा लिया है, नहीं लेते थे। आज के समय हम मोस्टली ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो वैसा ही शिफ्ट आपको एजुकेशन में भी मिल चुका है। आज के समय चाहे बच्चा ऑफलाइन में भी एनरोल्ड है, बट वो सारे ऑनलाइन टीचर्स को, सारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स को जानता है और यहाँ से भी पढ़ाई करता है। और हम लोग ऐसे हैं जो उसका साथ एंड तक देते हैं। मतलब ऑफलाइन जो बैच है वो जनरली जनवरी में ख़त्म हो जाता है, उसके बाद तो हमारे यूट्यूब पे फ्री क्रैश कोर्स शुरू होते हैं। तो जिस बच्चे का वहाँ थोड़ा वीक रह गया, नहीं हुई रिवीजन, तो यहाँ से आके अपनी पूरी रिवीजन फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन से करता है। तो जब आप इन्हीं बच्चों के बीच में जाते हो, लाखों बच्चों के बीच में, थोड़ा सा सेलिब्रिटी वाला फील बच्चे देते हैं। बाकी ये तो बच्चों का प्यार है, एंड अच्छा लगता है देख के, मोटिवेटेड फील होता है उससे कि और काम करें अगले साल और के लिए। वैसे भी जो है आप लोगों को तो होना चाहिए पढ़ा, फीमेल टीचर्स तो बहुत कम है हाँ जी, थोड़ी कम है, यस। है ना? वो तो हाँ। मतलब एक शुभ्रा रंजन मैम है जो आईएएस की कोचिंग करती हाँ है जी। ज़्यादा पॉपुलर में। बाकी आप देखेंगे तो ये फील्ड भी मेल डोमिनेंस वाली फील्ड है। यस, 80% मैं कहूँगी टीचर्स जो ऑनलाइन में भी हैं वो मेल डोमिनेटेड है, एंड फीमेल्स कम है, डेडिकेटेड है, लेकिन जितनी भी हैं पूरा अपना और घर के कौन साथ फीमेल्स टीचर हैं जिनसे हमें बात करनी चाहिए? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबको बुला बुला के धीरे धीरे मैं बात हाँ करूँ जी, और हाँ इंटरव्यू जी, हाँ करके जी। अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा हमारा भी ज्ञानवर्धन हो, हमारे दर्शकों का भी हो। बहुत सारे टीचर्स हैं हमारे अन अकेडमी में भी, बहुत सारे टीचर्स हैं फीमेल टीचर्स। आप बाकी के इंस्टीट्यूट्स में भी देखेंगे, वी हैव समाप्ति मैम, गरिमा मैम, ये सारे अच्छे टीचर्स हैं जो नीट कैटेगरी में पढ़ा रहे हैं। धैर्य मैम जो जेई में पढ़ा रही हैं, तो ये सारे टीचर्स अच्छे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। चलिए, आप मेहनत करते रहिए और बच्चों को पढ़ाते रहिए, बहुत सारे बच्चे आपसे सफल होकर के निकलते रहें, और हाँ ऐसे ही बीच बीच में कभी कभार हमारे ऑफिस आ जाया करिए। बाकी जो है आप जब भी दिल्ली आएँ, पेपर जब नीट आसपास रहे तो प्लीज़ आए, बताइएगा, हम बातचीत करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपके माध्यम से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इसकी जानकारी नहीं थी, वो भी मिली, एंड बहुत सारे बच्चे भी इंस्पायर होते हैं आपको देखकर, आपके काम को देखकर, एंड मैं भी आपका काम फॉलो करती हूँ। Thank एंड एक इंस्पिरेशन ये भी मिलती है कि आप लाइफ में जहाँ थे, ज़रूरी नहीं है कि वहीं पर वही आपका अंत है। आप ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा कर सकते हैं, जो आपके मन में आने की बात है। आप कुछ नया भी खड़ा कर सकते हैं, जिस तरीके से आपने इसको बिल्ड किया है, कमेंडेबल। एंड जिस तरीके से आप ग्राउंड पे जाके रिपोर्ट देते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। बंगाल का इलेक्शन तो मैंने खुद, जबकि मैं पॉलिटिक्स ज़्यादा फॉलो नहीं करती हूँ, अच्छा, जबकि बंगाल का आपका स्पेसिफिक वीडियो किसी उसके साथ मैंने ज़रूर देखा था, बहुत अच्छा लगा था। नहीं, कोशिश मेहनत करते हैं। बहुत है। मैं ये मानता हूँ कि बहुत लोग कहते हैं कि नियति ही सब कुछ होती है। मुझे लगता है कि आपके कर्म आपकी नियति तय करते हैं, तो जिस दिन आप चाहेंगे आपकी नियति बदल वही जाएगी। है, नियत जिसकी साफ है उसकी नियति भी अच्छी हो डेफिनेटली होती है। तो आपकी नियत बहुत साफ है, आप कुछ अच्छा चेंज लाना चाहते हैं, क्रांति लाना चाहते अरे हैं, नहीं, तो हम नियति तो तो बस डेफिनेटली अच्छी होगी। थैंक यू सो मच मैम। तो आपने सी पाहुजा मैम को सुना, जो कि बहुत ही कमाल के एजुकेटर हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाती भी हैं। मैंने इनके बहुत सारे क्लिप्स देखे थे, तो मुझे लगा कि इन्हें इनवाइट करना चाहिए, और बंगाल चुनाव की वजह से ये थोड़ा डिले हुआ। इससे पहले मैंने और भी टीचर्स से बात कर रहा हूँ, और मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि हर टीचर्स को या फिर जो भी अपनी फील्ड के लोग अच्छा कर रहे हैं उनको बुला करके बातचीत की जाए, थोड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुँचे, उससे स्टूडेंट भी को भी जानकारी मिलेगी, और जो स्टूडेंट नहीं भी है। अब जैसे मैम ने जो चीज़ें बताई, आप देखिए, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, फिर भी अगर उसको आप
आप जानेंगे तो आपके जीवन में काम आएगा। हो सकता है आपकी बेटी हो तो आपको देखने का नज़रिया बदल जाए, हो सकता है आपकी बहन हो, आपको उसको देखने का नज़रिया बदल जाए कि अच्छा हाँ, इसकी अभी तबीयत ख़राब है तो मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए या मुझे थोड़ा से ढंग से व्यवहार करना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया। मतलब मुझे लगता है बहुत सारे दर्शकों को पसंद आएगा और जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें वो भी आपने बताई। एक बात और बता दो मुझे आप कि पीरियड्स में लड़कियां गुस्सा क्यों करती हैं, चिड़चिड़ी क्यों हो जाती हैं? हॉर्मोन्स है, सब कुछ हॉर्मोन्स करवा रहे हैं, लड़की खुद नहीं कर रही है, आप उसे ब्लेम नहीं कर सकते अच्छा। हैं, इट्स ऑल हार्मोनल। पीरियड्स में हॉर्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, इसीलिए उसके मूड स्विंग्स हो जाते हैं। अच्छा, वो मूड स्विंग्स जो हम मूड लोग स्विंग्स, रील्स में देखते हैं वो हाँ इस जी, वजह से। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको उस समय कुछ नहीं करना कौन है, सा एक हार्मोन्स होता है ये? चॉकलेट ला के देनी है उसको और अच्छा, आइसक्रीम ला के देनी है। चॉकलेट और आइसक्रीम। हाँ जी। और ये कौन सा हार्मोन्स ऐसा करते हैं? 4 मेजर हॉर्मोन्स पीरियड्स को कंट्रोल करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एलएच और एफएसएच। इन्हीं के हेर-फेर की वजह से मूड स्विंग्स आते हैं एंड लड़कियां थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती हैं। तो चॉकलेट और आइसक्रीम हाँ जी, वो उसको सूद करेंगी। सूट करेंगे। अच्छा, उसको अच्छा सूट करेंगे। सूद करेंगी, ओके, यस। ओके। थैंक यू सो मच। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सी पाहुजा मैम ने बहुत टाइम दिया और बहुत अच्छे से हमसे बातचीत की। कमेंट करिएगा और ये भी कमेंट करके बताइएगा आने वाले टाइम में हम और किसको बुला सकते हैं बतौर गेस्ट, उनसे किन सब्जेक्ट पे जान सकते हैं। जैसे पिछले दिनों हमने सुदर्शन सर से बातचीत जी, की थी तो बिल्कुल हमने मैंने ज्योग्राफी देखा। पे जाना था। उससे पहले हमने मोशन जा कर के मोशन कोचिंग के जो मालिक हैं उनसे बात की थी तो वहाँ पे बच्चों की पढ़ाई क्या होती हाँ है जी। और नीट और उसकी पढ़ाई के बारे में जाना हाँ था। जी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आने वाले टाइम में जी। खान सर और भी जितने टीचर जी, हैं जी, जी। उनके बारे आप देखती हो, आप बाकी टीचर्स को देखते हो? बिल्कुल, मैं देखती हूँ, मैं सबको जानती हूँ, खान सर, अलक पांडे सर, एनवी सर, मोशन के जो हाँ। ओनर हैं उनसे बिल्कुल, एंड हम डेली इंस्पायर होते हैं उनके वीडियोज़ देख के, बिल्कुल जानते हैं। किसका सबसे मस्त कंटेंट लगता है आपको? सब अच्छे हैं, मैं एक को चूज़ ही नहीं कर सकती हूँ, ऑल टीचर्स आर ग्रेट इन देयर ओन एस्पेक्ट। खान सर कैसे लगते हैं? खान सर मुझे मुझे पर्सनली मिलने का बहुत मन है, मुझे चांस नहीं मिला, बट जितना मैंने उनको यूट्यूब पे देखा और जो वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनका हॉस्पिटल के बारे में मैंने सुना, हाँ। बहुत ही सस्ते में वो सारे टेस्ट एंड सर्जरीज ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं, मुझे बहुत नेक इंसान लगते हैं वो। ये तो है, वो बहुत पॉपुलर भी है वहाँ पे। हाँ जी, बिल्कुल। पैन इंडिया बहुत पॉपुलर, हाँ जी, बिहार अभी में मैंने तो उनका कपिल वाला शो भी देखा था, तो बहुत अच्छा लगा उसमें था एनवी देख सर भी थे। के। एनवी सर भी थे, अलक पांडे सर भी थे, तो सब लोग अच्छे हैं। सब्जेक्ट तो देखो सबका धुरंधर है, तभी बच्चे उनको प्यार करते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन तो फ्री है ना, आप किसी को मार पीट के बिठा नहीं सकते कि भाई तुझे इसी से पढ़ना है। और बच्चा टीचर्स आपको कितने देखने नाम इसीलिए है आ रहा है उनका, क्योंकि उसको समझ आ रहा है आपसे। एनवी सर हो, अलग सर हो, चाहे हाँ खान जी। सर हो, कितना पॉपुलर हैं ये लोग। जी, जी, जी। गजब की पॉपुलैरिटी है। बिल्कुल, बिल्कुल। उम्मीद करता हूँ कि आप भी उनसे ज़्यादा पॉपुलर हो जाओ, उनके जितनी पॉपुलर हो। आप अपने सेगमेंट में बहुत पॉपुलर हो। खैर, ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और कौन गेस्ट होने चाहिए वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। अभिनव पांडे नाम है मेरा। अच्छा लगता है कंटेंट तो सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।